আচ্ছা আমি রেকর্ডিং স্টার্ট করেছি, একটু কনফার্ম কর তো। मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया सर, कंफर्म करो तो एक बार रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ कि नहीं। হয়ে গেছে স্যার। ओके सर, चलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। तो लास्ट कुछ वीक्स मैंने फाइनेंस का क्लास ऑफ रखा था, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वापस स्टार्ट कर रहा हूँ सर। तो इससे पहले मैंने रेशियो एनालिसिस कंप्लीट करवाया एफएम में, है ना सर। तो जिन लोगों ने रेशियो का क्लास किया है उनको मैं बस इतना बोलूँगा कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए आप मुझे, जैसे ही आपका रेशियो कंप्लीट हो जाए, मतलब कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए, तो फिर आप प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस वगैरह। अगर क्वेश्चंस जो मैंने क्लास में कराया अगर वो कंप्लीट हो जाए तो मुझे व्हाट्सएप करो, मैं और भी क्वेश्चंस आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगा। अच्छा लेकिन सर आज क्या कराना है सर? सर आज मैं क्या मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सर स्पेशल टॉपिक क्या है? सर स्पेशल टॉपिक जो है वो है सर कैपिटल बजटिंग। ठीक है। अच्छा एक चीज मैं बोलूंगा, कैपिटल बजटिंग या फिर इसका एक नाम है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। क्या नाम है सर? इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। सर ये बिजनेस का एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, मतलब बिजनेस डिसीजन मेकिंग का जो अलग अलग क्राइटेरिया होता है फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट के वाइज, उसमें वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्योंकि बहुत सिंपल है ना, कि अगर आज कोई बिजनेस में पैसा लगाना चाहता है, चाहे वो खुद का छोटा सा बिजनेस हो, मतलब चाहे एक, मतलब एज पर रेस्पेक्टेड सीएम हमारे पश्चिम बंगाल के, चाहे चॉप का दुकान बनाओ या चाय का, या फिर कोई बड़ा सा फैक्ट्री लगाओ। ठीक है। तो चाहे चॉप का दुकान हो, चाय का दुकान हो, पान का दुकान हो, या फिर बड़ा सा इंडस्ट्री बनाओ, डजेंट मैटर सर, इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, है ना। मतलब छोटा बिजनेस हो बड़ा बिजनेस हो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। सबका अपना अपना है। ठीक है। जो छोटा एंटरप्रेन्योर है, मतलब स्मॉल एंटरप्रेन्योर है, वो अपने हिसाब से उसके लिए शायद 5 लाख 10 लाख भी बहुत है। और जो बड़ा सा इंडस्ट्री बनाते हैं उनके लिए 5 करोड़ 50 करोड़ 50 लाख, ठीक है, 50 लाख करोड़ कुछ भी हो सकता है अमाउंट। लेकिन अमाउंट जो भी हो, डिसीजन मेकिंग एक बहुत वाइटल क्राइटेरिया है। मतलब आप किसी बिजनेस में 100 लाख इन्वेस्ट करने जाओगे, तो ऑब्वियसली 100 लाख मतलब 1 करोड़ के आसपास, तो आप वहां से रिटर्न जरूर सोचोगे, है ना। तो ये इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या कोई टेक्निक है जिससे हम ये समझ सकते हैं कि ये पर्टिकुलर बिजनेस मुझे कितना रिटर्न दे सकता है? आप लोगों को बात समझ में आ रहा है? नील, सोमपाल तथा स्नेहेश, सभी को पूछ रहा हूँ, बात समझ में आ रहा है ना? मतलब ये जो टेक्निक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, इसमें हम लोग ये बात करेंगे सर कि किसी भी बिजनेस में पैसा लगाने से पहले, मतलब इन्वेस्ट करने से पहले, मतलब ये शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट नहीं सर, ये बिजनेस में इन्वेस्ट करने का बात कर रहा हूँ। ठीक है। बिजनेस में इन्वेस्ट इन द सेंस कि जब आप, इवन ये सेम टेक्निक आप शेयर मार्केट में भी यूज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो मेन बातचीत चलेगा ना सर, ये मेनली जो एज एन एंटरप्रेन्योर बिजनेस करता है उनके लिए। ठीक है। तो वो क्या करता है कि अपना जो भी उसका उसके पास कैपिटल है, जो भी उसके पास, जिसको हम लोग बंगाली में या हिंदी में बोलते हैं ना सर, पूंजी। ठीक है। मतलब वट एवर कैपिटल दैट पर्टिकुलर पर्सन हैव, वो पैसा को वो बिजनेस में कैसे यूज करेगा, और उसका जो टेक्निक है उसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन टेक्निक या फिर कैपिटल बजटिंग टेक्निक कहा जाता है। अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर ये कैपिटल बजटिंग नहीं है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन डिसीजन टेक्निक, इतना क्या बात है कि इसके लिए फाइनेंस में एक चैप्टर बनाना पड़ जाए? सर बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कनेक्टेड चैप्टर होता है सर। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, कैपिटल बजटिंग, रिस्क एनालिसिस, ठीक है, सब कनेक्टेड वे में चलता है। तो एक काम करते हैं, पहले ना आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें करता हूँ, फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन पॉइंट लिखाता हूँ, उसके बाद ना मैं धीरे धीरे आपको क्वेश्चन आंसर पे लेके जाऊंगा। ठीक है। एग्जाम्पल के साथ आपको मैं पूरा कैपिटल बजटिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन टेक्निक सिखाऊंगा, तो आपका ना पूरा ग्रिप आ जाएगा। अच्छा एक चीज मुझे थोड़ा सा चिंता है, अगर किसी का टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं हुआ है। ठीक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन द सेंस कि ये बहुत जरूरी एक स्किल है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, और स्पेशली कैपिटल बजटिंग में तो बहुत जरूरत पड़ेगा। क्या है सर? टाइम वैल्यू ऑफ मनी फाइनेंस का एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो नॉर्मली आजकल तो सर सीए लेवल का मैं बात करूँ तो फाउंडेशंस में कराया जाता है, और सीएमए वगैरह में ये इंटरमीडिएट में है, और सीएस के केस में भी ये हल्का फुल्का एग्जीक्यूटिव लेवल में है सर। मतलब ये बेसिकली इंट्रोडक्शन टू एफएम या फिर टीवीएम टेक्निक है।
ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी टेक्निक, इट्स अ वेरी वाइटल टेक्निक सर। इसमें क्या है ना, आपको कुछ कैलकुलेशंस बताया जाता है कि कैसे कैलकुलेटर के थ्रू से या फॉर्मूला के थ्रू से आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हो। मतलब मानो जैसे हम लोग बैंक में पैसा रखते हैं, एफडी में पैसा रखते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां पर हमें जो रिटर्न मिलता है, ठीक है, कि भाई 4 साल के लिए 10% रेट में, इतना दिन इतना कॉम्पाउंडिंग में, एनुअल इंटरेस्ट इतना है, तो हमें कितना पैसा मिलेगा। इसमें अलग अलग टेक्निक है सर, ठीक है, जैसे कंपाउंडिंग टेक्निक, डिस्काउंटिंग टेक्निक, फिर आपका क्या बोलते हैं उसको, जिसमें हम लोग एक रिकरिंग डिपॉजिट करते रहते हैं उसको, उसका नाम क्या है रहता था, बोलना, जिसमें एक सिमिलर अमाउंट हम लोग डालते जाते हैं, उसका एक अच्छा नाम है फाइनेंस में, क्या नाम है उसका? SIP। हाँ, एसआईपी भी है उसको, एसआईपी तो म्यूचुअल फंड भी बोला जाता है, बट फाइनेंस उसको क्या नाम बोलता है, उसका नाम है अरे सर, कभी कभी ना कुछ वर्ड्स मतलब बहुत दिक्कत करता है, मतलब पता है पर फिर भी मुंह में नहीं आ रहा है। रिकरिंगली हमें रिटर्न मिलता है, या फिर रिकरिंग वे में हम वहां पर कुछ ना कुछ अमाउंट डालते जाते हैं, और मुझे बाद में, हमें या आपको जो भी इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, हमें बाद में एक बड़ा सा अमाउंट मिलता है, ठीक है। इसका एक फाइनेंशियल टर्म है जिसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी टेक्निक में बहुत ही डिटेल्स में सिखाया जाता है, मतलब कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग, उसके साथ साथ आपका इसे, अरे इस टेक्निक का नाम ही मैं भूल जा रहा, मतलब ये ना एनुअल रिटर्न कैलकुलेट करने का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है कॉन्सेप्ट है, जो लोग पेंशन में कमाते हैं सर। कुछ लोग होते हैं ना सर, जिनको लम सम में एक पैसा मिलता है, फिर वो पेंशन के थ्रू से एवरी मंथ उनको पेंशन दिया जाता है। तो ये जो पेंशन कैलकुलेट करने का टेक्निक है, या फिर जो लोग प्रोविडेंट फंड से भी एक सर एनुइटी। एनुइटी एनुइटी एनुइटी, थैंक यू सर, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू एनुइटी, फ्यूचर वैल्यू एनुइटी, थैंक यू दादा, ठीक है। एनुइटी टेक्निक, तो तो एनुइटी वर्ड में भूल जा रहा था सर, डोंट सॉरी, तो भूलना नहीं चाहिए, बट मे बी फॉर एनी रीजन मुझे एनुइटी वर्ड्स किसी भी तरह से मेरे को याद नहीं आ रहा था। अच्छा, तो बात ऐसा है सर, ये टेक्निक जो है ना टीवीएम का, ये आप लोगों को एक बार रिकॉल कर लेना चाहिए। जिन लोगों ने कर लिया ये क्लास लाइफ में, वो रिवाइज करें, और जिन्होंने एक बार भी नहीं किया, ये बहुत ही बेसिक टेक्निक है, बट बहुत वाइटल टेक्निक, और इसमें ना कुछ कैलकुलेटर का ट्रिक सिखाया जाता है, ठीक है, जिसमें आप ना बड़ा से बड़ा इन्वेस्टमेंट रिटर्न आप कैलकुलेटर के थ्रू से ही कैलकुलेट कर सकते हो। आपको फॉर्मूला भी याद रखने का जरूरत नहीं है सर, क्या बात करते हो, यस सर, बड़ा से बड़ा चीज अल्टीमेटली फॉर्मूला ही यूज होता है, पर आपको फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है, आप बिना फॉर्मूला याद करके भी जवाब दे सकते हो, सिंपल एक कॉमर्शियल कैलकुलेटर के थ्रू से, मतलब ऐसा कोई भी कैलकुलेटर, ठीक है, सिटीजन का हो, या फिर क्या ऑर्पेट का हो, या फिर कैशियो का हो, ठीक है, ऐसा किसी भी तरह का नॉर्मल कैलकुलेटर से आप बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हो सर। तो मैं एक काम करूंगा सर, फिलहाल मैं लाइव क्लास तो नहीं करा रहा हूँ टाइम वैल्यू मनी का, जब मैं बाद में कराऊंगा कर लीजिएगा आप लोग, लेकिन फिलहाल ना मैं आप लोगों ने इसका रिकॉर्डेड बैकअप दे रहा हूँ, ठीक है, जो मैंने हाल फिलहाल में करा के रखा था, तो उसका ना आप लोग एक बार गो थ्रू करें, ठीक है, और कोई भी डाउट हो मुझे पूछे, बहुत वाइटल क्लास होगा, वो जरूर देख लीजिए, स्पेशली मैं स्नेहेश, शंपौध एज वेल एज नील सभी को बोल रहा हूँ सर, ठीक है। चौथा का शायद याद होगा, अगर नहीं है तो चौथा रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है। मतलब मैं इसलिए बोला क्योंकि कैपिटल बजटिंग टेक्निक को समझने के लिए, मतलब इसका कैलकुलेशन करने के लिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन टेक्निक को समझने के लिए, या इसका कैलकुलेशन करने के लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जरूरत पड़ेगा, ठीक है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक इंट्रोडक्शन एरिया भी है, ठीक है। लेकिन मैं जो टॉपिक में थोड़ा जा रहा हूँ, ये डिवाइड थोड़ा, डिवाइड इक्वल्स टू एम प्लस तो लास्ट एमआरसी। হ্যাঁ হ্যাঁ ওইসব অনেকগুলো টেকনিক আছে, ঠিক আছে, in memory recall, m plus m minus, ठीक है जी। मतलब there are varieties of concept is there, जो अल्टीमेटली कंपाउंडिंग टेक्निक में, डिस्काउंटिंग टेक्निक में, एनुइटी टेक्निक पे आपको कैलकुलेटर बहुत हेल्प करेगा डर्टी पावर सॉल्व करने में। डर्टी पावर मतलब मानो कि टू दी पावर 1/3 है, ठीक है। अब आपके पास ना साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं होगा, मतलब किसी का ऐसा हुआ है कि आपको ऐसा बोल रहे हैं कि 7 महीने का डेटा निकालो, 7 मंथ्स का, तो 1/7 करना पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशंस में आप कैसे उसको कैलकुलेट करोगे, ये सब टेक्निक ना टाइम वैल्यू मनी क्लास में 5 7 लेक्चर्स होगा सर। अगर एक बार कर लोगे तो मैं इतना मैं बोल सकता हूँ कि ये बैंकिंग रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है, या फिर पोस्ट ऑफिस रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है, या फिर अगर कोई घर का कोई भी बोलता है कि भाई बोलो ना कहाँ पर पैसा रखना सही रहेगा, मंथली रिटर्न कहाँ दे रहा है,
क्वार्टर रिटर्न कहाँ दे रहा है, ठीक है, कहाँ पर आपको एनुअल रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। तो ये आप ना चुटकी में सॉल्व करोगे और किसी को भी गाइड कर सकते हो, ठीक है। तो डोंट वरी, मैं आगे आगे इसका भी लाइव क्लास कराऊंगा, बहुत वाइटल है, बेसिक्स ऑफ फाइनेंस है। बट फिलहाल ना थोड़ा सा एडवांस टॉपिक डिस्कस करने का सर बात है सर, तो करता हूँ, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और कैपिटल बजटिंग। ओके सर, चलो सर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों से। स्क्रीन शेयर है रे, थोड़ा बताओ तो। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर। ओके सर, ठीक। तो ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन का कॉन्सेप्ट है, इसको कैपिटल बजटिंग टेक्निक भी कहा जाता है, ठीक है। तो मैं आपको सारा नोट्स लिखाऊंगा, को क्वेश्चंस भी कराऊंगा, लेकिन थोड़ा आपको मैं बता रहा हूँ कि ये इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में एक्चुअल में करना क्या पड़ता है, ठीक है। मतलब क्या क्या टेक्निक है जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में जानना पड़ेगा, जिसे पॉपुलरली कैपिटल बजटिंग टेक्निक कहा जाता है। जैसे कि मैं आपको शुरू में ही बोल रहा था एकदम स्टार्टिंग में, कि जब भी कोई बड़ा सा कंपनी किसी भी एरिया में कोई इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो बड़ा बिजनेस ना ये सब टेक्निक यूज करके ही इन्वेस्ट करता है। किसी स्टेट गवर्नमेंट के कहने पे या सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे काम सिर्फ नहीं होता। एक बिजनेसमैन बिजनेस करेगा तो उसको रिटर्न भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर वो रिटर्न जनरेट नहीं कर पाएगा तो वो कैपिटल लगा के करेगा क्या, है ना। बिजनेस को सर्वाइवल मोड पे तो लाना है। मतलब चाहे जैसे हमारे वेस्ट बंगाल में हम लोग बात करते रहते हैं कि यहाँ पर बिजनेस नहीं है, बिजनेस नहीं है। अब आएगा सर बिजनेस, अब टाइम आ रहा है वेस्ट बंगाल में, बिजनेस अपॉर्चुनिटी जनरेट करेगा। मेरा पता नहीं, एक मन बोल रहा है, आप देखिएगा। और इसका एक वन ऑफ द मेन रीजन मुझे ऐसा लग रहा है, G20 समिट अभी कोलकाता में होने वाला है। पता है आप लोगों को G20 के बारे में? हेलो? अरे आप लोग को पता है कि नहीं पता? G20 समिट के बारे में, ग्लोबल 20 का समिट होने वाला है, खबर नहीं है? चारों तरफ एकदम न्यूज पूरा फैला हुआ है, एयरपोर्ट के हाँ बाहर। सर। हाँ, ये संपत स्नेह स्नील, आप लोग कनेक्टेड हो कि नहीं? किसी का आवाज नहीं आ रहा है मुझे। हैदर आजी। हाँ जी, okay। जैसे यस कोलकाता सर। में G20 मीटिंग होने वाला है सर, फाइनेंशियल इंक्लूजन टू बिगिन टुडे इन कोलकाता। ऑलरेडी इसका डिस्कशन चालू हो चुका है, ठीक है। G20 का मीटिंग भी होने वाला है कोलकाता में, ठीक है, जो, और इसमें इनॉग्रेल सेशंस भी होने वाला है सर। ऑलरेडी काफी बातचीत चल भी रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि ये सब अच्छा है, ठीक है। ये सब कोलकाता के लिए भी एक अच्छा है। ऑलरेडी स्टूडेंट्स को लेके, एक 1800 स्टूडेंट्स को लेके, स्कूल स्टूडेंट्स को लेके एक फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर, ठीक है, मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द सेंस सभी के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी इंप्रूव हो, ठीक है। फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं ना, तो आप समझ ही रहे हो कि फाइनेंशियल लिटरेसी इंडिया के लिए कितना वाइटल हो गया। इसलिए देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स लोगों के बीच में फाइनेंशियल नॉलेज को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से ग्लोबल 20 समिट के थ्रू से कितना सारा डिस्कशंस किया गया। फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, रेमिटेंस कॉस्ट, एसएमई फाइनेंस, मतलब बिजनेस करने के लिए आपको फाइनेंस कहाँ से मिलेगा, ये वैराइटीज ऑफ कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कशंस हो रहा है। स्टूडेंट्स के बीच में इसका कॉन्सियसनेस बढ़ाने का काम किया जा रहा है। यू अंडरस्टैंड सर? मतलब कुछ समझ में आ रहा है? 2023 का फ्यूचर क्या होने वाला है? 2023 का फ्यूचर भारत का फाइनेंशियल डेवलपमेंट का, फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक बहुत बड़ा टारगेट मार्केट है। मतलब देश के अंदर लोगों का बिजनेस नॉलेज, फाइनेंस नॉलेज बढ़ते जाए, लोग बिजनेस के लिए और ज्यादा नॉलेज ग्रो करें। और बिजनेस तो सिर्फ ऐसे नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस करना है तो आपको जुगाड़ लगाना है। जुगाड़ मतलब फाइनेंशियल जुगाड़, पैसा कहाँ से मिलेगा, फिर उस पैसे को इन्वेस्ट कैसे करोगे, जिसके ऊपर आज का चर्चा है। मतलब अभी ये चर्चा चलेगा सर, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक क्लास में चर्चा करके थमते नहीं है। फिर इसके ऊपर हमें एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस रेडी करना है, जो सीए लेवल एग्जाम के लिए, या कंपनी सेक्रेटरी लेवल एग्जाम के लिए, या कॉस्टिंग सीएमए रिगार्डिंग एग्जाम के लिए, जैसा जैसा सवाल होता है उसके लिए अभी हमें रेडी करना है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हर एक बिजनेस को पहले फाइनेंस का सोचना पड़ता है, कि भाई कहाँ से पैसा मिले जिससे हम बिजनेस को डेवलप कर पाए। सेकेंड थॉट जो बहुत वाइटल है, कि पैसा तो मिल गया, लेकिन अब सवाल उठता है कि इन्वेस्ट करें तो कैसे करें, ठीक है। और इन्वेस्ट कर तो देंगे,
लेकिन इन्वेस्ट करने के टाइम पे डर सबको लगता है सर। जब भी किसी जगह में किसी को पैसा लगाने बोलो ना, 100 रुपीज भी लगाने बोलो तो भी सबको डर लगता है। ठीक है, अपना बिजनेस सेटअप करने में डर सबको लगता है, गला भी सबका सूखता है। पर एक बात याद रखिए सर, डर के आगे जीत है। क्यों? माउंटेन ड्यू पिया क्या? नहीं सर, अगर आपके अंदर फाइनेंशियल नॉलेज हो तो आपको डर के आगे जीत ही मिलेगा। फाइनेंशियल नॉलेज डेवलप होने से आप सीरियसली आप काफी आगे रहोगे किसी और से। क्यों? क्योंकि आपको कैलकुलेट करना आएगा सर, आप उसको देख पाओगे, समझ पाओगे। जैसे कि हमको मैं बताने का कोशिश कर रहा था कि हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या क्या मेन मेन पॉइंट पे बात करेंगे। कितना तरह का इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है। बेसिक प्रिंसिपल मेजरिंग प्रोजेक्ट कैश फ्लो। प्रोजेक्ट कैश फ्लो एक बहुत वाइटल डिस्कशन रहेगा। मतलब मानो कि आप किसी बिजनेस में 100 लाख इन्वेस्ट करोगे, 100 लाख इन द सेंस 1 करोड़। ठीक है, 100 लाख आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो। से फॉर एग्जांपल ये 2023-24, ठीक है 22-23 ही लेता हूं मैं। 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में मानो कि आपने सोचा, अच्छा नहीं 22-23 नहीं, मैं इसको 23-24 मानता हूँ, जो अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। 2023-24 ये फाइनेंशियल ईयर में आपने डिसीजन लिया कि किसी बिजनेस में 100 लाख का इन्वेस्ट करना है। पॉइंट टू बी नोटेड सर, ठीक है। 100 लाख का इन्वेस्ट करेंगे मतलब करीब 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो क्या 1 करोड़ इन्वेस्ट करके उसका रिटर्न क्या आपको उसी ईयर में आ जाएगा? मतलब 23-24 में ही आप 1 करोड़ का ऊपर एकदम 50 लाख या 25 लाख या 20 लाख इनकम कर लोगे सर? अगर मुंह में ही इतना सारा काम हो जाता तो बात ही और होता। इतना आसान तो है नहीं। तो आप जो भी बिजनेस करो, जो भी आपका बिजनेस सेटअप कॉन्सेप्ट हो, आप पहले उसमें इन्वेस्ट करते हो। और इन्वेस्ट करने के लिए पहले आपने जुगाड़ लगाया। जुगाड़ मतलब कुछ आपने लोन कैपिटल, कुछ आपने ओन कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर, या कुछ आपने लोन के थ्रू से 100 लाख कैसे भी करके जुगाड़ किया। माँ से, पापा से, दोस्तों से, बैंक लोन से, सरकारी मुद्रा योजना वगैरह से, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से, कहीं ना कहीं से आपने अपने बिजनेस आइडिया पे पैसा जुगाड़ किया। ठीक है, एफडीआई के थ्रू से। अब वो पैसा आप इन्वेस्ट किया 23-24 के बाद। अब आप सोच रहे हो 5 साल का एक टारगेट सोच रहे हो आप, 24-25, 25-26, 26-27, चलो मैं 3 साल कर दिया, छोटा कर दिया थोड़ा। कि आपका 3 साल का ऑब्जेक्टिव है कि तीन तीन साल में मुझे रिटर्न चाहिए। ठीक है, अब 100 लाख आपने इन्वेस्ट किया। आप सोच रहे हो कि अगर फर्स्ट ईयर मेरे को 10 लाख भी रिटर्न आता है, ठीक है, फर्स्ट ईयर है, थोड़ा सा मैंने स्लो रखा कि फर्स्ट ईयर 10 लाख आ गया, सेकेंड ईयर मानो 50 लाख आ गया, और थर्ड ईयर में मानो 70 लाख आ गया। ठीक है, 70, 80, 50, 1,30,000, ठीक है, कुल मिला के आया मेरा। फर्स्ट ईयर मैंने 10 लाख कमाया, फिफ्थ सेकेंड ईयर मैंने 25-26 में मैंने 50 लाख कमाया, और थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स मेरा 70 लाख का आसपास का रिटर्न आ रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर मैंने 130 लाख कमाया। 130 लाख मतलब 1.3 करोड़, और मैंने इन्वेस्ट किया था 1 करोड़, तो मैंने करीब 30% रिटर्न का सोच रहा हूँ। तो ये जो मैं बोला ना, ये एक्चुअली पेबैक पीरियड बोला मैंने, कि मैं 1 करोड़ लगाया और मेरा 1 करोड़ कितना दिन में मेरे पास वापस आया। तो जितना कि मैं देख पा रहा हूँ ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स में मेरे पास आ गया। लेकिन सवाल जितना आसान लग रहा है आपको कि सर ये तो बहुत सिंपल है, इसके लिए इतना क्या पढ़ाई करना है, वो तो आगे आगे वही देखने को मिलेगा ना कि पेबैक पीरियड कैसे काम करता है। पेबैक पीरियड में भी ना इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट करना पड़ता है। इसके अलावा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जैसा टेक्निक है। नेट प्रेजेंट वैल्यू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड माना जाता है, एनपीवी। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। शेयर मार्केट वैल्यूएशंस में भी एनपीवी का बहुत ज्यादा वैल्यू है सर। मतलब इसमें जितना सारा टेक्निक है उसमें से वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक माना जाता है एनपीवी टेक्निक को। एनपीवी टेक्निक का ही एक परसेंटेज वाइज कॉन्सेप्ट है, इसको पीआई कहा जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। आगे बात करना है सर मुझे। आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो कॉन्सेप्ट है, इसे कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट इसका अंडरस्टैंडिंग सबसे इजी है। सर क्या बात कर दी आपने, कैलकुलेट करना कठिन है बट एनालिसिस सबसे इजी है। मतलब इसको कैलकुलेट करने के लिए खून पसीना बह जाएगा। सर क्या बात करते हो, इतना दिमाग कौन लगाएगा? सर दिमाग लगाना चाहो ना चाहो, अगर फाइनेंस को सीखना है तो करना तो पड़ेगा। तो आईआरआर टेक्निक में थोड़ा समय लगाऊंगा सर, लेकिन आईआरआर अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे इजी माना जाता है, लेकिन कैलकुलेशन में सबसे ज्यादा मेहनत लगता है। देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट आईआरआर का ही थोड़ा मॉडिफाइड कॉन्सेप्ट, जिसको एमआईआरआर कहा जाता है,
मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। और ये जो मैंने आपको पेबैक पीरियड बता रहा था, ठीक है, कि मैंने 100 लाख लगाया और कितना जल्दी मुझे पैसा मेरा रिटर्न मिल गया, वापस आ गया मेरा, इसी का एक इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का ये एक मॉडर्न वर्जन है। मॉडर्न वर्जन मतलब वो थोड़ा और प्योर लेवल पे बात करता है, जिसको डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड कहा जाता है। तो ये मोटा मोटी टेक्निक है सर, जिसके थ्रू से हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन करते हैं। इसे ना इन्वेस्टमेंट डिसीजन टेक्निक या फिर अप्रेजल टेक्निक भी कहा जाता है। मतलब हमारा पूरा खेल क्या रहेगा, हमारा ये जो प्रोफेशनल एग्जाम का तैयारी है, जहां पर हम लोग सीए सीएमए का जो तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों का दिमाग क्या करेगा, यहाँ पर हम लोग मेनली ये सारा टेक्निक को सीखेंगे। ये सारे के सारे टेक्निक के ऊपर हम लोग बात करेंगे, एक एक टेक्निक पे क्वेश्चंस करेंगे, समझेंगे, उसका जवाब देंगे, और एग्जाम में कोई भी टेक्निक सवाल कर सकता है। डायरेक्टली कोई पर्टिकुलर टेक्निक का नाम भी दे सकता है, या फिर कुछ ना बोला तो आप अपने हिसाब से कोई भी टेक्निक को यूज करके अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन हाँ या ना बता सकते हो कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप सबको पता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब एक डिसीजन मेकिंग सब्जेक्ट। अकाउंट्स जहां कंप्लीट होता है, फाइनेंस वहां पर स्टार्ट होता है। अकाउंट्स का डेटा आपको ये हेल्प करेगा कि बिजनेस का करंट कंडीशन, करंट सिचुएशंस, वो एक डेटा की तरह काम करेगा। लेकिन उस डेटा को एनालिसिस करके बिजनेस का फ्यूचर को निर्धारण करने के लिए, बिजनेस का फ्यूचर डिसीजन लेने के लिए आपको ये सब टेक्निक का प्रॉपर इस्तेमाल करना आना चाहिए। इन रियल लाइफ सिनेरियो जो कंपनी के सीएफओ होते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, वो जब भी कोई इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया उनके सामने आता है तो उनको वही सब टेक्निक यूज करना पड़ता है। और इसको करते हुए हम लोग कैपिटल बजटिंग इन स्पेशल केसेस भी जानेंगे कि स्पेशल केसेस में कैपिटल बजटिंग कैसे काम करता है। तो बेसिकली ये जो डिस्कशन एरिया है सर, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड कैपिटल बजटिंग, ये बहुत मजा आने वाला है और डिटेल्स में पढ़ाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने जस्ट आपको एक रफ आइडिया दिया और उसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको दिखाया। अब कोई बात नहीं, चलो अब लिखना पड़ेगा। एफएम का काम ही है सर नोट डाउन करना, और नोट डाउन करते करते एफएम को समझते हुए चलना। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेडिंग कर लो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड जिसमें हम लोग अभी करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, कैपिटल बजटिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन टेक्निक। ओके सर, सर आप लोगों को बात समझ में आ रहा है? तथा नील, संपद, स्नेहेश, आई एम आस्किंग टू एवरीबॉडी। बोलो सर, यस सब सर। लोगों को बात समझ में आ रहा है सर? Okay, सर। अब चलो सर, हम लोग थोड़ा मेहनत करना चालू करें। कैपिटल बजटिंग डील्स विथ, लिखिए जरा, कैपिटल बजटिंग डील्स विथ व्हाट? कैपिटल बजटिंग डील्स विथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। शॉर्ट टर्म नहीं सर, हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ये पर्टिकुलर टेक्निक ज्यादा यूज किया जाता है। मतलब बिजनेस में जब कोई प्रोजेक्ट में पैसा लगाया जाता है ना, लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस साइज, बट ऑब्वियसली बड़ा बिजनेस नहीं इतना ज्यादा सोचा जाता है, जहां पर 100 लाख या फिर 100 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट होता है ना, तो उसमें ये सब टेक्निक बहुत वाइटल होता है। पैसा लगाने से पहले थोड़ा बजट बना लो, बजट देख लो। बजट बनाना नहीं, वो तो बजट होता है सर कैश बजट वगैरह में हम लोग करते हैं, बट ये क्या है, बजटिंग, कैपिटल बजटिंग टेक्निक, मतलब बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने से पहले जरा देख लो भाई कि बिजनेस आपको रिटर्न दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है। तो कैपिटल बजटिंग डील्स विद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है, एंड दिस डिसीजन, जरा लिखे यहाँ पर, दिस डिसीजंस involves huge amount of investment. This decision involves a huge amount of investment, and
इरिवर्सिबल, बात को समझे, इरिवर्सिबल मतलब समझ रहे हो सर? मतलब इन्वेस्टमेंट एक बार कर दिया तो कर दिया, अब उसको रिवर्स नहीं कर सकते, इसलिए ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इरिवर्सिबल। ठीक है, इरिवर्सिबल टेक्निक है, मतलब एक बार आप पैसा लगा दिए तो लगा दिए भाई, अब इस यहाँ से ना मोड़ना मुश्किल है, मतलब इतना चिंता का विषय है। तो पैसा लगाने से पहले 10 बार सोच लो, पर लगाने के बाद और आपको पीछे हटने का मौका नहीं मिलेगा। तो लगा दिए तो मतलब बोलते हैं ना, मतलब जैसे हम लोग बंगाली में एक बात करते हैं कि बोली काटे माथा ढुकी दिए चीज तो ढुकी दिए चीज, अब निकाला नहीं जा सकता, अब तो बली होके रहेगा, है ना? बोली समझते हो ना आप लोग? जैसे वो किसी किसी जगह में बोली प्रथा अभी भी है, तो वहां पर ऐसा होता है कि किसी ना किसी पशु का सैक्रिफाइस करवाया जाता है। तो बात ऐसा, ये बड़ा ही पुराना ट्रेडिशन है, अब इसमें मैं बात टिप्पणी करना मेरा मतलब मेरा दम नहीं है सर उतना। लेकिन बात ऐसा है कि जब किसी पशु को सैक्रिफाइस के लिए बलि में लगा लाया जाता है, उसके बाद अब उसको वहां से हटा नहीं सकते। ठीक है, तो इट्स लाइक दैट कि पैसा भी कुछ इसी तरह का सैक्रिफाइस की तरह हो गया। एक बार आप बिजनेस के लिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए पैसा ला दिए, उसको बलि में चढ़ाने के लिए एकदम रख दिए, अब और तो पॉसिबल नहीं है कि आप उसको रिवर्स करें। ठीक है, तो दे इन्वॉल्व significance significance amount of risk, बात समझ रहे हैं ना? दे इन्वॉल्व सिग्निफिकेंस अमाउंट ऑफ रिस्क, काफी इंपॉर्टेंट रिस्क है सर इसमें, सिग्निफिकेंस अमाउंट ऑफ रिस्क एंड डिटेल्स फोरकास्टिंग, डिटेल्स फोरकास्टिंग इज इन्वॉल्व, फोरकास्टिंग इज इन्वॉल्व, मतलब जैसे आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, डिटेल्स फोरकास्टिंग भी देखना पड़ेगा सर, डिटेल्स फोरकास्टिंग। ठीक है, चाहे 100 रुपीज डालो अपने बिजनेस में, ऐसे 100 रुपीज का बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऑब्वियसली लाखों करोड़ों का मैटर है सर। ठीक है, नॉर्मली बड़े बड़े बिजनेस में ज्यादातर केस में ये सब देखा जाता है, बट अगर कोई छोटा मोटा बिजनेस भी एज एन एंटरप्रेन्योर स्टार्ट कर रहा है, उनके लिए भी ये टेक्निक बहुत ही सीखने वाला मैटर है सर, और इसको सीख के वो अपना बिजनेस को भी डेवलप करने में बहुत हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो डिटेल फोकस्टिंग इज इन्वॉल्व। ठीक है, अब आपको मैं आगे जो लिखाने जा रहा हूँ या समझाने जा रहा हूँ, आप जरा ध्यान दीजिएगा। द स्टेप्स इन कैपिटल बजटिंग, मतलब ये कैपिटल बजटिंग टेक्निक को समझने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। द स्टेप्स इन कैपिटल बजटिंग, स्टेप्स इन कैपिटल बजटिंग। नाउ व्हाट इज दिस स्टेप्स इन कैपिटल बजटिंग? ये स्टेप्स इन कैपिटल बजटिंग को हम लोग आर कैप्चर्ड बाय, हम लोग कुछ एक वर्ड बनाएंगे इसमें। ठीक है, आर कैप्चर्ड बाय द वर्ड, एक वर्ड बना रहे हैं सर, वर्ड का नाम है सर पैसिव। सर ये कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये एक तरह से शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हो आप, मतलब अलग अलग पॉइंट का एक शॉर्ट फॉर्मेशन है जिसको हम लोग बनाए हैं सर पैसिव वर्ड के थ्रू से। ये बहुत सारे फाइनेंस के लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं कि मैं ही यूज करता हूँ, मतलब जो भी फाइनेंस बैकग्राउंड एरिया से बिलोंग करते हैं, वो लोग इस तरह का यूज करते हैं सर। जो पैसिव जो कॉन्सेप्ट है इसमें क्या है, पी स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, A stands for analysis, A stands for selection, I stands for implementation, Sir, A stands for analysis. no, S. Oh, sorry, A sta बोल रहा हूँ ना, selection बोले सी तो एक तो S for selection, P for planning, A for analysis, S for selection, I for implementation, and R for review. R for review.
ठीक है, लिखा आप लोगों ने? लिखे चीज तो बोलो सर, हाँ ना। लिखेছি। ठीक है, अब देखो, प्लानिंग तो आप समझ ही रहे हो सर। हाँ, प्लानिंग मतलब बिजनेस के बारे में प्लान करने के बारे में बोला जा रहा है। अब इसका मैं आपको नोट शेयर कर लूंगा, तो आप नोट से भी ना थोड़ा डिटेल्स में थ्योरेटिकल वाले कॉन्सेप्ट को पढ़ लेना कि कैसे कोई पर्टिकुलर मैटर को प्लान किया जाता है। ठीक है, प्लानिंग, इवेल्युएशन, सिलेक्शन, इम्प्लीमेंटेशन, कंट्रोल, रिव्यू। ठीक है, इसका और भी थोड़ा सा डिटेल्स में कहा जा सकता है कि जैसे मैंने पैसिव वर्ड यूज किया, बट अगर आप चाहो तो प्लानिंग, उसके बाद उसको इवेल्युएट करना। ठीक है, मतलब इसको PESITR ऐसा भी बोला जाता है। ठीक है, मैंने पैसिव वर्ड यूज किया, बट चलेगा सर, नो इशू। ठीक है, अब एग्जाम में ये भी लिखो, वो भी लिखो, डजेंट मैटर। ठीक है, अब प्लानिंग, इवेल्युएशन, सिलेक्शन, इम्प्लीमेंटेशन, कंट्रोल एंड रिव्यू, या फिर प्लानिंग, सिलेक्शन, इम्प्लीमेंटेशन एंड रिव्यू। ठीक है, तो इस दोनों चलता है, डिफरेंट ऑथर डिफरेंट यूज करता है, बट ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैंने अभी आपको बताया। और अगर आप डिटेल्स में थोड़ा नोट्स फॉलो करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि होता क्या है। अब आपको मैं मेन पॉइंट में धीरे धीरे लेके आना चाहता था। देखो, अब प्लानिंग मतलब बिजनेस का प्लानिंग, फिर आता है सर एनालिसिस का एरिया। अब एनालिसिस कितना तरह का हो सकता है? जब भी आप बिजनेस करोगे आपको कितना तरह का एनालिसिस करना चाहिए? हाँ, सबसे पहले ना आप फाइनेंशियल एनालिसिस करोगे, है ना? फाइनेंशियल एनालिसिस बहुत वाइटल है। बिजनेस करने के पहले समय पे आपके दिमाग में एनालिसिस का नाम सुनते ही फाइनेंशियल एनालिसिस का दिमाग में आएगा। उसके बाद आपको मार्केटिंग का चिंता आएगा सर। हाँ, कि फाइनेंशियल तो करना ही है, पर उसके बाद आपको दिमाग में आएगा कि अच्छा ठीक है, चलो फाइनेंस तो हो जाएगा अगर मिल भी गया बैंक लोन से या फिर किसी ना किसी जगह से, बट मार्केटिंग कैसे होगा? मतलब मेरे बिजनेस के बारे में, मेरे प्रोडक्ट के बारे में लोगों को पता कैसे चलेगा? सिंपल। ठीक है, कोई भी बड़ा बिजनेस लगाओ, छोटा बिजनेस करो, सिंपल बातें सर। ठीक है, तो फिर आपके दिमाग में चल रहा होगा टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल मतलब हर बिजनेस का हर हर पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के टेक्निकलिटीज होते हैं, आपको उसके बारे में भी सोचना है। एंड द अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट सर सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये भी एक बहुत वाइटल कॉन्सेप्ट है जो बिजनेस एनालिसिस के टाइम पे आपके दिमाग में आना चाहिए। सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ओके, इसे हम लोग SCBA भी कह सकते हैं, शॉर्ट। ठीक है, अब ये तो रहा एक थ्योरेटिकल अप्रोच जो मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा देने का कोशिश कर रहा। ठीक है, अब धीरे धीरे मैं थ्योरेटिकल अप्रोच से प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ूंगा। ठीक है, मतलब ये जो फाइनेंशियल, मार्केटिंग, टेक्निकल, सोशल कॉस्ट, ये सब तो थ्योरेटिकल अप्रोच है, बट मेनली मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो सिलेक्शन क्राइटेरिया में धीरे धीरे बढ़ेगा सर। ठीक है, क्यों? क्योंकि सिलेक्शन ही तो सबसे बड़ा बात है कि बिजनेस को सिलेक्ट कैसे करोगे। ठीक है, और सिलेक्शन करने का क्या तरीका है आपके सामने। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। We divide our discussion on capital budgeting. স্যার উইয়ের পরে কি লিখেছে? हाँ, divide. We divide our discussion. We divide our discussion on capital budgeting into three parts. Part one, selection criteria. क्या क्राइटेरिया सर? सिलेक्शन क्राइटेरिया। सर यहाँ पर ना एक वर्ड यूज होता है, सिलेक्शन का एक दूसरा वर्ड यूज किया जाता है, क्या जानते हो? सिलेक्शन को इस मार्केट में अप्रेजल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अप्रेजल। ठीक है, अप्रेजल का मतलब होता है सिलेक्शन। याद रखिए सर, ये सब लाइन में यूज होता है। पार्ट टू, फिर हम लोग धीरे धीरे कहां बढ़ेंगे? जनरेशन ऑफ कैश फ्लो। जनरेशन ऑफ
कैश फ्लो। ठीक है, फिर हम लोग कहाँ बढ़ेंगे सर? पार्ट 3 की तरफ। और पार्ट 3 में हम लोग जानेंगे सर स्पेशल डिसीजन सिचुएशन। ठीक है, अब ये मेन पार्ट है 3 जिसके ऊपर हम लोग धीरे धीरे हमारे डिस्कशंस को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, सभी पार्ट इंपॉर्टेंट है बट ऑब्वियसली ये बहुत वाइटल, दैट इज अप्रेजल और सिलेक्शन क्राइटेरिया। ठीक है, अब अप्रेजल सिलेक्शन क्राइटेरिया में आपके दिमाग में चल रहा होगा सर यहाँ पर क्या होगा? हाँ, क्या होने वाला है? सर कुछ नहीं होने वाला है, प्रोजेक्ट को कैसे सिलेक्ट करना है। हाँ बोलो, आगे लिख ले लिख ले लिख लिया? হয়েছে? সিলেকশনের পরে কি লিখেছে? ক্রাইটেরিয়া ক্রাইটেরিয়া। হয়ে গেছে, হুম, হয়ে গেছে। अब इसको ना हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू से सॉल्व करेंगे सर। ठीक है, एग्जाम्पल को ठीक से लिखो मेरे साथ साथ, आपको पूरा केस स्टडीज है, एग्जाम्पल केस स्टडीज, केस स्टडीज 1 ऐसा बोल के लिखो। अब आगे आगे जितना बढ़ेंगे ना ऐसे एग्जाम्पल आपको बहुत मिलेगा, तो और ये आपका फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग करेगा, मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करेगा। अब प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट बनाते हैं सर, एक प्रोजेक्ट, अ प्रोजेक्ट विल बी डिफाइंड as a huge outflow of funds followed by a stream of future cash inflow। अब देखो बिजनेस का क्या है ना, पहले आउटफ्लो होता है फिर जाके इनफ्लो होता है। प्रॉब्लम यही है कि हम लोग जिस चीज के लिए डर जाते हैं दैट इज हम लोग आउटफ्लो करने में डर जाते हैं सर, इनफ्लो कैसे आएगा? ज्यादातर अगर স্যার मैं इंडिया, আউট हाँ बोलो। স্যার আউটফ্লো না হলে ইনফ্লো হওয়ার চান্স কোথায়? আমি যদি ইনভেস্ট না করি তাহলে আমি ইয়ে করবো কি করে? हाँ वही तो चक्कर है सर वही तो चक्कर है, अगर आउटफ्लो ही नहीं होगा तो फिर इनफ्लो कैसे होगा? इस ये पर्टिकुलर चीज को हम लोग नेचर से भी सीख सकते हैं। जैसे आप लोगों को पता है हमारा जो गंगा नदी है, हाँ, ये हिमालय से, ये देखो हिमालय से ये हमारा गंगा नदी, ऐसे तो कहा जाता है गोमुख, बट ये भी प्रॉपर पता नहीं सर ये गोमुख से आ रहा है कि और कहाँ से आ रहा है, कि कैलाश से आ रहा है। ठीक है, जैसे ब्रह्मपुत्र का जो सोर्स है वो मानसरोवर है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र इधर मानसरोवर से निकल के, मतलब ये सोर्स के बारे में जो हमें पढ़ाया गया है वो एक बेसिक खोज है। लेकिन मैं बस आपको इतना कहना चाहता कि ये जो लेक है ना, ये जो सैक्रेड लेक है, ठीक है, ये जो मानसरोवर है, ठीक है, ये मानसरोवर जो अभी तिब्बत में है और यहाँ पर आसपास में कैलाश है, तो नेचर के थ्रू से इतना तो समझ में आ जाता है कि मानसरोवर से अगर आप कभी भी मानसरोवर के बारे में रिसर्च करोगे तो पता लगेगा कि भारत का मैक्सिमम रिवर इस मानसरोवर से बना है सर। जिसको यहाँ पर ये लोग चाइनीज लैंग्वेज में लिखा है बट हिंदी में इसे हम लोग मानसरोवर ही बोलते हैं, और ये एक्चुअली भारत का टेरिटरी हुआ करता था, भारत एंड तिब्बत का, लेकिन अभी किसी और के हैं। चलो ये दुख ना मनाए अभी, लेकिन अभी ना दुख मनाने का टाइम नहीं है, अभी हम लोग समझेंगे। तो जैसे कि मानसरोवर से प्रकृति या नेचर हमें क्या दिया, अलग अलग रिवर सिस्टम जो समाज को डेवलप किया, मतलब बेसिकली समाज हो, पृथ्वी हो, जो भी हम लोग देख पा रहे हैं,
अगर गंगा नदी गोमुख से ना निकलता, या मानसरोवर से अगर इंदास ना निकलता, या ब्रह्मपुत्र का जन्म ना होता, तो शायद भारत भूमि ना होता। अब आपको एक चीज बता, अब देखो ये जो स्ट्रीम ऑफ फ्लो है, जैसे कि ये हरिद्वार में ही आप देख सकते हो, हरिद्वार होके, हाँ, गंगा नदी आगे बढ़ रहे हैं सर। हाँ, कहाँ तक आया है सर? एकदम हमारे आसपास में आ गया सर, हमारे कोलकाता में आके गंगा नदी इतना बड़ा रास्ता क्रॉस करके एकदम गंगा सागर में आके गिरा है ना, यहाँ पर आ गया। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ कि अगर ये गंगा नदी का आउटफ्लो ना होता, कहाँ से, मानसरोवर से, तो ये जो सिविलाइजेशन है, ये सिविलाइजेशन का कैसे होता? मतलब अगर मैं सिविलाइजेशन को रिटर्न मानूं, और गंगा नदी को अगर उसका आउटफ्लो मानूं, ठीक है, तो अगर सिविलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, सिविलाइजेशन या उसका डेवलपमेंट, जैसे नगर सभ्यता, हाँ, या फिर जो भी आप देख सकते हो, ठीक है, जैसे कि अगर आप कोलकाता को ही देख लो, या मतलब इंडिया का जो मेन मेन सिटी को देख लो आप, ज्यादातर शहर गंगा नदी के आसपास में सबसे ज्यादा शहर बना हुआ है, सबसे ज्यादा शहर आज के डेट में। और भी बाकी जगह में जाओगे तो वहां पर भी आपको नदी के मतलब आसपास में ही सिविलाइजेशन नजर आएगा। तो बेसिकली आउटफ्लो हुआ, तो एक तरह का वो क्या है, वो नेचुरल कैपिटल है। गंगा नदी या हुगली नदी, हाँ, नेचुरल कैपिटल है ना सर, नेचुरली ये कैपिटल का आउटफ्लो हुआ है। ठीक है, चाहे आप इसका भगवान का नाम दो, मैं तो भगवान का ही नाम देता हूँ। मेरे हिसाब से ये सुपर नेचुरल पावर्स के बिना ये सब पॉसिबल नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पर कभी भी खाना, मतलब हम लोग कभी भूखा नहीं मरेंगे, ठीक है, लेकिन अगर आप सऊदी अरबियन नेशंस को देखो, तो ये इनके पास रिवर सिस्टम है नहीं, लेकिन भगवान ने इनको तेल दिया, फिर बोला कि भाई तुम तेल बेचो, दूसरे से कमाओ और ज्यादा कमाओ, ठीक है, लेकिन इनको बोला कि भाई तुमको पानी देता हूँ, इतना पानी कि तुम भी खाओ, दूसरे को भी खिलाओ, ठीक है। अब ये सब नेचुरल कैपिटल है, तो कैपिटल का आउटफ्लो भगवान की तरफ से जो क्रिएटर है, क्रिएटर ने दिया, ठीक है। अब क्रिएटर ने दिया तो फिर बदले में रिटर्न भी होना चाहिए, लेकिन वो अलग बात कि हम लोग उसको खराब कर रहे हैं, नेचर को नष्ट कर रहे हैं, दैट्स अ वेरी बैड थिंग सर, है ना। हम लोग गंदा कर रहे हैं, प्लास्टिक भर रहे हैं, है ना, सो कॉल्ड डेवलपमेंट के नाम पे बहुत खराब काम कर रहे हैं, पानी को बंद करके बिल्डिंग उठा रहे हैं, ये बहुत खराब कर रहे हैं। तो जो भी हो, सुंदर सा चीज को हम लोग सुंदर नहीं रख पाते, लेकिन वो तो ह्यूमन एक खराब नेचर है। लेकिन मेरा अभी फिलहाल इतना समझो आप कि जैसे नेचर भी हमें आउटफ्लो किया, फिर वहां से वो रिटर्न जनरेट किया, नदी हुआ, नदी के आसपास में पेड़ पौधा हुआ, ह्यूमन बींग्स हुआ, पशु हुआ, एनिमल्स हुआ, तभी तो सुंदर सा पृथ्वी है। बिजनेस भी ना कुछ इसी तरह का है। अगर स्ट्रीम ऑफ आउटफ्लो ना होगा प्रॉपरली, ठीक है, चाहे आप 100 लाख लगाओ अपने बिजनेस पे, या फिर चाहे आप 100 करोड़ लगाओ, या फिर आप 10 लाख ही लगा दो, भाई जिसका जैसा है, लेकिन पहले आप आउटफ्लो तो करो, पहले आप नदी को बहाओ तो सही, उसके बाद आप देखो कैसे इनफ्लो में रिटर्न आता है आपके पास। छोटा से छोटा बिजनेसमैन, बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन, सबके लिए ये इक्वल लेवल में काम करता है। बट हम लोग इसका फाइनेंशियल हिसाब किताब पे थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। फिलोसॉफिकल बातें करके फायदा नहीं है ना, हम लोगों के लिए फिलोसॉफी क्लास थोड़ी है कि फिलोसॉफिकल बातें कर रहे हैं, ये शिव जी जटा से गंगा नदी को मतलब सामने कर रहे हैं, इसके पीछे का फिलोसॉफी क्या है बताओ। अब ये फिलोसॉफी में बात करने के लिए बड़े बड़े स्पिरिचुअल गुरुज हैं, उनसे सुन सकते हैं आप। हम लोग तो सर फाइनेंशियल मैटर में ही बात करने का मौका है हमारे पास, वही बात करेंगे। So the project will be defined as a huge outflow of funds followed by a stream of future cash inflow. Okay. अब यहाँ पर आप देखिए जरा, 10 consider a 3-year project. Consider a 3-year project whose projected after tax cash flows are, चलो देखते हैं, एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं सर, years और NCF, NCF मतलब नेट कैश फ्लो, ठीक है, years एंड NCF, 0 ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है, 3 साल। 0 मतलब स्टार्टिंग है, मतलब जब आप स्टार्टिंग ऑफ द ईयर को 0 ईयर बोल रहे हो, ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर को हम लोग 0 ईयर बोलेंगे, और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके जा रहे हैं सर। तो मैंने ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा प्रोजेक्ट लिया,
कि मैंने मानो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में 800 लाख, ठीक है, तो इसको मैंने लाख ही मानूंगा, रुपीज इन लाख, तो 800 लाख मतलब 8 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, 800 लाख, तो 8 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर मेरे पास 500 लाख आएगा, सेकेंड ईयर मेरे पास 400 लाख आएगा, एंड थर्ड ईयर मेरे पास 600 लाख आएगा। मतलब 8 करोड़ इन्वेस्ट करके 5 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़, इस तरह का रिटर्न मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब डिपेंडिंग ऑन माय बिजनेस, ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जैसे बहुत अलग अलग तरीके का बिजनेस है सर, ठीक है, एक तरह का बिजनेस नहीं। जैसे मुझे आपको बताने में थोड़ा इच्छा हो रहा है, आप लोग भी जानते होंगे, जैसे ये अब हमारे वेस्ट बंगाल में एक न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशन। हाँ बोलो सर। এটা আগের পেজটা দেখার আমার নেটওয়ার্ক খুব ইস্যু করছে, দেখতে পাচ্ছি না, আপডেট পেতে যাচ্ছে। अच्छा नहीं देखे नहीं देखे नहीं। এখন আসছে দিচ্ছে। वैसे হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ जैसे मैं आपको वेस्ट बंगाल का एक न्यू बिजनेस आइडिया जो काफी ज्यादा लास्ट 3-4 साल से मैं इसके बारे में देख रहा हूँ। ऐसे तो ये मेरे बहुत ही मैं इसी रास्ते से बचपन से आना जाना करता हूँ, क्योंकि मेरा नेटिव जाने के लिए ये रास्ता पड़ता है, मिदनापुर में ही है। एक जगह है सर, आप लोग शायद जानते हो, फ्लावर वैली बोल के आजकल नाम हुआ है इसका। खिराई बोल के एक जगह है, ये खड़गपुर और पांसकुड़ा के बीच में, आप लोग जानते हो, जहाँ पर लोग फूलों का ये देखने जा रहे हैं सर। वहां पर बेसिकली फ्लावर का एग्रीकल्चर होता है। ये कांसाई रिवर के पास यहाँ पर एक जगह है सर, खिराई, नाम सुने कि नहीं सुना? अरे ऐसा শুনেছি সিনেমার শুটিংও হয়। हाँ सर। सिनेमा सिनेमा का शूटिंग भी हो रहा है आजकल, हाँ। हिराई फ्लावर गार्डन, ठीक है। अब देखो ये एक्चुअली फ्लावर गार्डन नहीं सर, यहाँ पर मेरे काफी सारे रिलेटिव्स भी हैं, तो मैं ये एरिया को काफी दिनों से जानता हूँ। यहाँ पर फूल का खेती बहुत दिनों से हो रहा है सर, बहुत दिनों से। तो अब देखो, क्योंकि आजकल लोगों को ना ये सब ब्लॉगर के कारण ये हुआ है सर, आजकल लोगों को घूमने का बड़ा शौक हुआ है, ठीक है। और ये कांसाई रिवर के बगल में, और खीराई एक बेसिकली एक सब रिवर भी बोल सकते हो खीराई को, और एक कैनल भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर आसपास में मिदनापुर कैनल है, ठीक है, जो कंसावती रिवर से निकला है। और उसके बगल अगल बगल का जो एलुवियल सॉइल है दैट इज वेरी बहुत ही पुराना, मतलब इन लोगों का टेक्निक है ये, स्पेशली गेंदा फूल खेती करना, और इसके साथ साथ अलग अलग जो वैरायटीज ऑफ सीजनल फ्लावर होते हैं ये इनका खेती करता है। आज से नहीं, काफी सालों से चल रहा है ये सब कॉन्सेप्ट, मतलब 100 साल हो गया होगा मे भी। तो मैं तो देख रहा हूँ बचपन से, उससे पहले से ही है। अब बात ऐसा है कि आजकल ये इनका एक न्यू बिजनेस मॉडल आया है कि जिनका जो गार्डन है, इस गार्डन में जाके, मतलब जिनका जो भी गार्डन तो ये है नहीं, बेसिकली एग्रीकल्चरल बेल्ट है, क्या कर रहा है, मानो कि किसी मिस्टर ए का ये वाला एरिया है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, इस एरिया को अपने अंडर करके, उसका तो है ही, कोई कोई कर रहा है कि बोल रहे कि मेरा वैरायटीज ऑफ फ्लावर है, आप आओ फ्लावर भी खरीदो, और साथ में सेल्फी भी ले लो, फोटो भी खींचो, और 15 मिनट यहाँ पर आपको रहने का मैं मौका दूंगा, ठीक है। 15 मिनट्स के लिए आप यहाँ इस एरिया में घूम सकते हो, फोटो खींच सकते हो, और फ्लावर भी खरीद सकते हो, बदले में 10 टका, ठीक है। 15 मिनट्स के लिए 10 रुपीज, ठीक है। इस तरह का बिजनेस आइडिया ये लोग जनरेट किया। और मजा का बात है कि फूल तो इनका ऐसे ही बिकेगा, लेकिन साथ में ये जो एक्स्ट्रा टूरिस्ट अट्रैक्शन है, इसके लिए लोकल इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा चेंजेस नजर आ रहा है, ठीक है। और हुआ है सर, पूरा मेला लग गया। मैं बस जब ट्रेन से जा रहा था, भीड़ देख के मैं पागल हो गया, बोली ये भगवान, ये तो पहले भी हो सकता था, बट चलो देर आए फिर दुरुस्त आए। और इवन एक यूरोपियंस, ठीक है, मैंने एक यूरोपियंस को भी देखा, ठीक है, हैट लगा के घूमते हुए, ठीक है, कुछ मतलब फॉरेनर्स, यूरोपियन से हो या कहीं का हो पता नहीं, ठीक है। बाद में इसका एक ब्लॉग भी मैं देख रहा था किसी के मोबाइल में, कि वहां पर एक फॉरेनर था जो बेसिकली यूरोपियंस था, मैंने ट्रेन में जाते वक्त भी देखा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये भी एक बहुत सुंदर सा कॉन्सेप्ट है। अब किसी एरिया में फूल का बागान हो सकता है, तो किसी एरिया में फ्रूट्स का भी तो बागान हो सकता है। तो बिजनेस डिसीजन अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है। अब चलो, इंसान समझ रहे, यही बहुत बड़ा बात है।
नौकरी नौकरी करते करते तो जिंदगी खत्म हो गया लोगों का, बट कम से कम ये जो न्यू टेक्निक है इनकम का, ये मुझे लगता है काफी अच्छा होने वाला है। चलो ठीक है, तो मानो कि ऐसा ही आप लोगों ने मिलके एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, मानो कि ऐसे ही फ्लावर गार्डन और फ्रूट्स गार्डन बनाओ, ठीक है, इट्स अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट। यूनिक नहीं मतलब, क्या बोलूं सर, मतलब ये चलने वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बिल्कुल चलेगा। आजकल ना लोगों को घूमने का जरूरत से ज्यादा शौक हो गया, 2-2 मिनट छोड़ छोड़ के लोग बाहर जाते हैं। अच्छा, अब बात को समझिए। अब मानो आपने 800 लाख लगा दिया, 500 400 600 करके हर साल आपको रिटर्न आ रहा है। अब बात ऐसा है कि सर इस तरह का बिजनेस को जब आप इन्वेस्ट करोगे या आप इसका रिटर्न के बारे में सोच रहे हो, तो आपको कैसे क्या टेक्निक यूज करना है, ध्यान से सुनना सर, ठीक है, और लिखिए भी। देखो सर, बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा होता है बट उसका फाइनेंशियल सक्सेस भी बहुत जरूरी है। सपोज द फंडिंग पैटर्न of the project is as follows. इक्विटी 400 लाख, ठीक है, मानो कि आपको जो 800 लाख आपने बिजनेस में लगाया, चाहे फ्लावर गार्डन बनाने के लिए हो या फिर क्या बोले इसको, फ्रूट गार्डन बनाने के लिए हो या वट एवर, या कोई इको नेचुरल पार्क बनाने के लिए हो, ठीक है। जैसे ममता बनर्जी ने अगर कुछ किया या नहीं किया पता नहीं सर, अलग अलग लोग अलग अलग बात करता है। अब सबका अपना अपना ओपिनियन है कि दीदी ने स्टेट के लिए क्या किया है, क्या डेवलपमेंट किया है, बट मैंने अपना एक ऑब्जर्वेशन आपको बता रहा हूं। ममता दीदी ने, मतलब हमारे ऑनरेबल सीएम ने, एक गजब का काम किया है, ये मेरा पर्सनल एक एनालिसिस है। पार्क बनाया सर, और पार्क से रिटर्न अच्छा कमा रहा है, जिसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इको पार्क। फेस्टिव डे में आप जस्ट इमेजिन करो कि किस तरह से नॉर्मल नॉर्मल जो आसपास का लोकल टूरिस्ट, ठीक है, कितना टिकट है एक बार का, 20 रुपीज सर। हेलो, So 30 50। हाँ 50। 50 স্যার 50 ডেজ। এখন 50 নরমালি 30। अच्छा, हाँ सर, नॉर्मल टाइम में 30। नॉर्मली भी ऑटो 50 ठीक है, डॉलर। मैं नॉर्मल, चलो मैं नॉर्मली सोचूं, ठीक है, नॉर्मली 30 रुपीज ही मैं मानता हूँ, चलो एवरेज में 40 मान लेता हूँ, 40 पर हेड, ठीक है। सीजनल टाइम पे, स्पेशली विंटर सीजन में ही अगर मैं बात करूं, एक एक दिन में सर लाख लोग पहुंच रहा है सर, पर डे। 1 लाख इंटू 40 नॉर्मल टिकट सेलिंग है। अंदर का जो और भी फैसिलिटीज के लिए जो भाड़ा वगैरह मिलता है वो सब मैं छोड़ देता हूँ, मतलब डेली का 40 लाख तो सिर्फ पार्क बना के ही मिल रहा है सर गवर्नमेंट। ये चीज मानना पड़ेगा। और ऐसे सिर्फ कोलकाता में नहीं, ऐसा ममता दीदी ने हर एक डिस्ट्रिक्ट में छोटा मोटा किया है। झाड़ग्राम में, मिदनापुर में, बर्धमान में, दुर्गापुर में, जहां जहां उनको मौका मिला है ना, ये किया है। और इसके तहत लोकल इकोनॉमी में, स्पेशली टूरिस्ट कॉन्सेप्ट में, एक अर्निंग कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है, ठीक है। ये मैं देखा, ये मैंने ऑब्जर्व किया, इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बात ऐसा है, देखो खराबी ढूंढने जाओ तो बहुत खराबी ढूंढा जा सकता है, वो बात नहीं है, बट जो अच्छाई मुझे दिखा वो मैं आपके साथ शेयर किया, ठीक है। तो नाउ कॉन्सेप्ट इज दैट कि ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम एक टूरिस्ट अट्रैक्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे यहाँ पर देखना, बहुत सारे बड़े बड़े इको पार्क के साइड साइड एरिया में बहुत सारे बड़े बड़े अनुष्ठान वगैरह होता है, लाइक मैरिज सेरेमनी वगैरह। बाहर से भी, दूसरे स्टेट से भी लोग आते हैं अपना शादी वगैरह करने के लिए, उसमें भाड़ा भी अच्छा खासा मिलता है, लाखों करोड़ों का ट्रांजेक्शन चलता है। तो ये भी एक अलग वे ऑफ अर्निंग है, यहाँ से भी एक अच्छा अर्निंग मिल रहा है। तो चलो कुछ नहीं तो कम से कम ये सब करने के चक्कर में एक अच्छा अर्निंग तो हो रहा है। तो जस्ट मैं आपको एग्जांपल के लिए ये सब बता दिया, कोई बात नहीं सर, बट मैं आपको बस इतना कह रहा हूँ कि आप कोई भी बिजनेस करो, 800 लाख अगर आपने इन्वेस्ट किया, उसमें से आपको इक्विटी मतलब ओन फंड, मतलब आपका खुद का पैसा है 400 लाख, ठीक है, रिटर्न तो अच्छा मिल रहा है बट पैसा तो डालना पड़ेगा ना। अब शुरू करो छोटा छोटा अमाउंट से, ठीक है, तो 400 लाख मतलब 4 करोड़, और लॉन्ग टर्म लोन 400 लाख, इक्विटी 400 लाख का, लॉन्ग टर्म डेट 400 लाख, ओके।
अब चलो इक्वल, मैंने इसको इक्वल माना, ठीक है, कोई बात नहीं सर, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस है। टोटल इन्वेस्टमेंट बाय लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस 800 लाख। कुल मिला के आपने 800 लाख का इन्वेस्ट किया, उसमें से लोन मिला आपको 400 लाख का और इक्विटी से आपको 400 लाख का मिला। ध्यान से सुनना सर, पैसा तो घर से नहीं आएगा उतना, तो कुछ आपको इक्विटी से मिला और कुछ आपको, इक्विटी मतलब कोई आपको फंड दिया सर, ठीक है, जैसे कि ये क्या बोलते हैं, शार्क टैंक जैसा, ठीक है, कहीं ना कहीं से आपने जुगाड़ लगाया। तो टोटल इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म सोर्स 800 लाख। सपोज इंटरेस्ट रेट, ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट रेट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट इज 15%। अब मान के चलता हूं कि आपको जो लॉन्ग टर्म लोन मिला है उसका इंटरेस्ट रेट है 15%, ठीक है। वी नो, हमें एक चीज पता है सर, ये अगर पता नहीं है तो अब पता कर लो। वी नो दैट इट इज टैक्स डिडक्टेबल। मतलब समझते हो सर, टैक्स डिडक्टेबल का मतलब, ये मैं सुबह ही किसी क्लास में बता रहा था, टैक्स के क्लास में शायद, जब भी कोई कंपनी इक्विटी वाले को पेमेंट करता है ना, इक्विटी शेयर होल्डर को, सॉरी डिवेंचर वाले को, डिवेंचर को पेमेंट करने के टाइम पे, স্যার আগে ইন্টারেস্ট দেয় তারপর ট্যাক্স দেয়, তাহলে স্যার প্রফিটটা কমে যায়। यस सर, तो डेब्ट रहने से क्या सुविधा है आपको, आपका टैक्स डिडक्ट हो जाएगा। मतलब आपका, क्योंकि इंटरेस्ट खर्चा आप पीएल में दिखाओगे ना, ध्यान से देखो सर, ये मैंने कोई भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा लिया सर। अब देखो, सबसे पहले आप रेवेन्यू अर्न करोगे, मतलब सेल बढ़ाओगे आपका, फिर वहां से आप अपना जो भी बिजनेस खर्चा है लाइक ऑपरेटिंग एक्सपेंस वगैरह, मटेरियल वगैरह, ये सब माइनस करोगे। ये सब करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा सर, ईबीआईटीडीए, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। फिर यहाँ से आप डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन हटा दोगे, फिर आपको क्या मिलेगा, पीबीआईटी। ठीक है, ध्यान से समझना सर, पीबीआईटी इसे हम लोग ईबीआईटी भी कहते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये बिजनेस का पहला अर्निंग है, ठीक है। क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है, तो ये हो गया आपका पहला पहला प्यार, ठीक है, प्यार मतलब अर्निंग। अब आपका पहला पहला अर्निंग जो है, यहाँ से आप पहले इंटरेस्ट पे करोगे, है ना, लोन का इंटरेस्ट। तो जैसे ही आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, तो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये आपका क्या है, इनकम स्टेटमेंट, मतलब पीएल ही तो है। तो आपका ईबीआईटी से इंटरेस्ट हट गया, तो इंटरेस्ट हटा, इंटरेस्ट आपको पहले देना पड़ा, तो ईबीआईटी से इंटरेस्ट आपने दिया। जैसे आप देखो, अगर रिलायंस को 2022 का 98,726 का इसका प्रॉफिट बता रहा है, हेलो, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, 98,726 का प्रॉफिट बता रहा है, ईबीआईटी बता रहा है, उसमें से इंटरेस्ट एक्सपेंस है 14,584 का। तो पीबीटी कितना हुआ सर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हुआ, 84,142। अगर ये 14,584 मतलब 14,000 करोड़ का इंटरेस्ट यहाँ पर ना होता, तो प्रॉफिट कितना हो जाता, 98,726। तो 98,000 पे टैक्स रेट ज्यादा होगा कि 84,000 पे टैक्स रेट ज्यादा होगा, मतलब टैक्स अमाउंट। बात समझ में आया कि नहीं आया। अगर ये इंटरेस्ट अमाउंट जो है, ये आपका टैक्स अमाउंट को कम नहीं कर दिया, हेलो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। Just because you have interest item in your business, just because आपके बिजनेस में डिवेंचर है और उसका इंटरेस्ट है, तो आपका अर्निंग से इंटरेस्ट हटा, तो आपका टैक्स आया, और आप अपने पीबीटी पे टैक्स दिए, जो भी आपका पीबीटी है उसके ऊपर 25% 30% का टैक्स देना पड़ता है। अगर ये इंटरेस्ट अमाउंट ना होता, तो आपको डायरेक्टली इस अमाउंट पे टैक्स देना पड़ता। हेलो, बोलो सर, समझ में नहीं आ रहा है क्या, तथा नील संपत, बोलो सर, स्नेश, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। বোঝা গেছে না। तो
तो बेसिकली क्या हुआ सर, टैक्स डिडक्टिबल हो गया। इंटरेस्ट क्या हो गया, टैक्स डिडक्टिबल, मतलब बिजनेस पे अगर लोन है तो लोन आपका टैक्स को कम कर देता है। ठीक है, लोन रहने से बिजनेस में टैक्स कम होता है, इस बात का याद रखे। इसलिए लोन मतलब खराब है ऐसा नहीं। ठीक है, जो एक आम जनता वाला सोच है ना, आम जनता का सोच क्या होता है, लोन लोन मतलब खराब चीज, नॉट ऑलवेज। তাহলে স্যার अगर हाँ बोलो। যদি যদি স্যার এমপ্লয়িরাও তো স্যার ট্যাক্স দিয়ে এদিক ওদিক লোন দিয়ে কেনে, কারণ তারা তো ট্যাক্স বাধ্যতামূলক করে ইনকাম ট্যাক্স, ট্যাক্স কম দিতে সরকার। हाँ मतलब जो लोग सैलरीड पर्सन है उनके बारे में बोल रहे हो तो, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার স্যালারি বাচ্চাদের জন্যই বলছি, सैलरीड তাহলে তো सैलरीड স্যার पर्सन सैलरीड पर्सन को तो ऐसे नहीं मिलता है, बट वो लोग होम लोन वगैरह में इंटरेस्ट देता है, उसका হ্যাঁ उसका স্যার ওটাই मिलता है। বলছি যে হোম लोन বা এই যে কোনো কিছু ইন্টারেস্ট থাকলে তো সেটা ডিডাক্টেবল হয়ে যায়, यस তার सर, থেকে স্যালারিটা কমে যায়। हाँ ठीक है, वैसा ही कॉन्सेप्ट है। लेकिन बिजनेसमैन तो बिजनेस लोन के ऊपर भी जो इंटरेस्ट है वहां से भी वो अपना बिजनेस लोन का अमाउंट को हटा के, इंटरेस्ट अमाउंट को हटा के अपना टैक्स अमाउंट को कम कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए वी नो दैट इट इज टैक्स डिडक्टिबल। ठीक है, मतलब जैसे ही आपके बिजनेस पे डेब्ट है तो मतलब मानो कि आपका टैक्स डिडक्टिबल अमाउंट है वो। ठीक है, सो इफ टैक्स रेट इज 40%, अगर टैक्स रेट 40% है, अगर टैक्स रेट 40% है, ध्यान से समझना, तो आपका पोस्ट टैक्स केडी मतलब कॉस्ट ऑफ डेब्ट आफ्टर टैक्स, पोस्ट टैक्स केडी, केडी मतलब कॉस्ट ऑफ डिवेंचर आफ्टर टैक्स, क्या हो जाएगा, पोस्ट टैक्स केडी। केडी मतलब कॉस्ट ऑफ डेब्ट को केडी कहा जा रहा है सर, हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं आई इंटू 1 माइनस टी। आपका आई कितना 15, 1 मतलब प्रिंसिपल अमाउंट को 1 कहा जा रहा है, मेन अमाउंट को 1 माइनस टी, टी फॉर टैक्स, टैक्स अगर 40% है। ठीक है, अगर टैक्स 40% है, फॉरेन कंपनी के केस में 40% ही लगता है, इंडियन कंपनी के केस में 30%। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 40 लिया, आप भी 40 कर सकते हो। तो 0.04, 1 माइनस 0.04, तो 15 इंटू 1 माइनस 0.04 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.06, तो आपका हो जाएगा 9%, है ना सर, 0.6, सॉरी 0.06 नहीं 0.6। बोलो कैलकुलेशन समझ में आया, मतलब टैक्स देने के बाद अगर मैं नॉर्मल कॉस्ट ऑफ डेब्ट है 15%, बट अगर मैं कॉस्ट ऑफ डेब्ट को आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट कर दूं तो मेरा डिवेंचर का इंटरेस्ट का वैल्यू आ रहा है सर 9%। जिसे कहते हैं पोस्ट टैक्स केडी, मतलब क्योंकि केडी एक बिफोर टैक्स आइटम है, तो अगर बिफोर टैक्स आइटम को ध्यान से समझना सर, कॉस्ट ऑफ डेब्ट मतलब इंटरेस्ट एक बिफोर टैक्स आइटम है, इंटरेस्ट एक बिफोर टैक्स आइटम है, बट अगर मैं बिफोर टैक्स आइटम को आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करना चाहूँ तो बिफोर टैक्स कॉन्सेप्ट को टैक्स देने के बाद देख लूँ कि कितना बढ़ता है, तो टैक्स अमाउंट इज 1 पॉइंट मतलब 0.40% था। तो मैंने क्या किया, मतलब ये कॉन्सेप्ट है, ये कोई भी बिफोर आइटम को आफ्टर में कन्वर्ट करने का सिस्टम, आई इंटू 1 माइनस टी। अब बिफोर आइटम का जो भी 15 है, मतलब आपका बिफोर टैक्स कितना था 15%, यहाँ से आप टैक्स आइटम को हटाओ तो आप देखो कि आपका जो बचता है वो आपका आफ्टर टैक्स आइटम बचता है। तो आफ्टर टैक्स के बाद आपका केडी का वैल्यू हो जाता है 9%। ऐसा करने के पीछे का क्यों, कारण क्या है, आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा, सर बिफोर टैक्स आइटम को आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करके हम लोगों ने ऐसा क्या तीर मार लेना है, हमें ऐसा क्या तीर मार लेना है, अब क्या तीर मारेंगे वो चलो देखते हैं। We know that again, equity shareholder equity shareholders have residual claim to the earnings and asset of the company। बात को समझे सर, हाँ, इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं ना, इक्विटी शेयर होल्डर जो कंपनी के होते हैं, इनका ना कंपनी में रेसिडुअल क्लेम होते हैं। रेसिडुअल क्लेम मतलब कि सब कुछ खत्म होने के बाद अगर जो भी बचा रहेगा
मतलब अगर मतलब डिबेंचर का इंटरेस्ट दे दो, प्रेफरेंस का डिविडेंड दे दो, बचा कुचा जो भी रहेगा वो इक्विटी का ही होता है ना। ये तो नॉर्मल एक नेचर है सर बिजनेस का। तो रेसिडुअल क्लेम टू द अर्निंग एंड एसेट ऑफ द कंपनी, सो दे टेक हायर रिस्क, तो दे टेक ऑन हायर रिस्क। तो इक्विटी शेयर होल्डर बिजनेस में सबसे ज्यादा रिस्क उठाते हैं सर, क्योंकि अगर कंपनी का कुछ नहीं बचता तो इक्विटी के लिए कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। सो दे टेक ऑन हायर लेवल ऑफ रिस्क, क्योंकि सबसे पहले तो आप डिवेंचर का इंटरेस्ट दे रहे हो या लोन वाले का इंटरेस्ट दे रहे हो, फिर आपके पास जो बचता है उनका वहां से आप प्रेफरेंस डिविडेंड को डिविडेंड दे रहे हो, अगर कुछ बचता है तो जाके इक्विटी को मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि इक्विटी वाले का सबसे ज्यादा रिस्क हुआ, है ना। सबसे ज्यादा रिस्क, रिटर्न भी ज्यादा है तो मिलेगा, अगर कुछ नहीं रहे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो हायर लेवल ऑफ रिस्क उठाते हैं कौन? इक्विटी वाले, ठीक है। हेंस दे रिक्वायर्ड हाई रिटर्न, जो ज्यादा रिस्क उठाएगा जिंदगी में उसे रिटर्न भी ज्यादा ही मिलता है, कॉमन कॉन्सेप्ट है। जो ज्यादा रिस्की काम करते हैं उनको रिटर्न भी ज्यादा ही मिलता है, ठीक है सर। ऐसा है क्या? हाँ सर, आप थोड़ा सा नाक कान आंख उठा के देख लो, हाँ, नाक कान आंख उठा के देख लो। जिसका काम जितना रिस्की है उनका रिटर्न भी, तो मैं प्रॉफिटेबल वे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब ऐसा ना सोचे कि सर कुछ लोग तो समाज सेवा करते हैं, रिस्क उठाते हैं, उनको क्या रिटर्न में मिलता है, ऐसा नहीं सर। मतलब मैं सामाजिक तौर पे बात नहीं किया, ये मैं थोड़ा प्रॉफिटेबल तौर पे बात किया, ठीक है। मतलब जो प्रोफेशनल तौर पे अगर मैं बोलूँ तो जो जितना रिस्की काम करता है उनको रिटर्न भी उतना ही ज्यादा मिलता है। तो हायर लेवल ऑफ रिस्क हेल्थ दे रिक्वायर्ड हायर लेवल ऑफ रिटर्न, हायर लेवल ऑफ रिटर्न या फिर हाई रेट ऑफ रिटर्न। लेवल ऑफ रिटर्न ना बोल के आप लिखो हायर रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। अब ये हाई रेट ऑफ रिटर्न तो इक्विटी वाले को चाहिए सर, बिल्कुल चाहिए। मोर ओवर पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर is considered to be an appropriation of profit, appropriation of profit सर, इसे appropriation of profit भी कहा जाता है। So it is not tax deductible, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर का जो पैसा है ना वो सारा खर्चा देने के बाद ही आता है, तो ये टैक्स को डिडक्ट तो नहीं करता, उल्टा टैक्स पहले सरकार को मिलता है, बाद में इक्विटी वाले को मिलता है ना। गवर्नमेंट भी इक्विटी से पहले हाथ लगा लगा के खड़े रहते हैं, मतलब इतना भी नहीं कि पहले इक्विटी को दे दो, ऐसा भी नहीं सोचता। ये देखो सर, पीपीटी से सबसे पहले सरकार बोला भाई मेरे को टैक्स दे दे भाई, फिर बाद में तेरा जो बचेगा तू ले लेना, कि क्योंकि इक्विटी ट्रू ओनर है ना। इक्विटी में इन्वेस्टर मतलब वो ट्रू ओनर है, जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो ट्रू ओनर है ना। तो ट्रू ओनर का रिस्क तो सबसे ज्यादा रहेगा ही ना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। जैसे पेटीएम में जिन लोगों ने पैसा गवाया, ट्रू ओनर है, लेकिन सर रिसेंटली काफी लोगों ने पैसा कमाया भी, तो था কিরে বলেছিলাম যখন 470 নেমে গেছিল কিনে নে, লস রিকভার হয়ে যাবে। হ্যালো, রয়েছে তো স্যার। না 470 কিনেছিলি কি? তাহলে না কিছুটা, স্যার, তখন তো বললাম ওই যে স্যার গার্ডেন রিচটা ছিল তখন, ওটা না দিয়ে আমি তুলে নিয়েছিলাম। আমি বলছিলাম না 470 যদি নিয়ে নিতিস তাহলে এভারেজ আউট হয়ে যেত, মানে যেটা এই আইপিও সময় যে লসটা হয়েছিল সেটা অনেকটা কভার আপ হয়ে যেত। যাই হোক, বাট আমি বলেছিলাম ওই জন্য বলছি কারণ আমার বিশ্বাস ছিল কি এই মানে ধড়াধড় পড়েছে যেরকম আবার বাড়বেও। আর দেখ খুব বেশি সময়ের ব্যাপার হয়নি, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ सर, 1 मंथ के अंदर 470 से 574 में आ স্টেবিলিটিটা गया। থাকছে না কিছুতেই, কিছুতেই থাকছে না, মানে সব থেকে বেশি ডাউন যাচ্ছে আপ যাচ্ছে, মানে কি হচ্ছে নিজেই বুঝতে পারছে না। আরে এরা এখন মানে নিজেরাই একটুখানি বিজনেসে একটু कंफ्यूजन पोजीशने আছে। बट এখন रिसेंटली रिसेंटली जो पेटीएम का बढ़ने के पीछे का मेन रीजन है इसका पेमेंट बैंक का जो लाइसेंस है
उसमें जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम हटा दिया आरबीआई ने। मतलब अभी एकदम फुल्ली पेमेंट पे मतलब पेटीएम जो बैंक है वो बैंक के हिसाब से वो एकदम फुल फ्लेज काम करेगा। इसी चक्कर में इसका कॉन्फिडेंस वापस आ गया। अच्छा चलो ठीक है, मैं शेयर मार्केट में बात नहीं करूंगा। तो बेसिकली इक्विटी का क्या है, वो सबसे लास्ट में लेता है, तो इट इज नॉट टैक्स डिडक्टेबल। इक्विटी रिटर्न जो है टैक्स डिडक्टेबल नहीं है, टैक्स वगैरह देने के बाद ही तो उन्हें मिलता है। इट इज नॉट टैक्स डिडक्टेबल। ठीक है, चलो ये बात तो समझ में आ गया आप लोगों को। नाउ 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 अब क्या है, अब बात ऐसा है, सपोज एक क्वेश्चन बनाते हैं सर। सपोज कॉस्ट ऑफ इक्विटी दैट इज KE, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर का जो रिटर्न है मान के चलते हैं 24%। थोड़ा तो ज्यादा लेगा रे बाबा। अगर डिवेंचर वाली 15% ले रहा है तो इक्विटी वाले तो 24% डिमांड करेगा ना। तो अगर इक्विटी वाले 24% डिमांड कर रहा है तो हम इसका एक कैलकुलेशन बनाते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, तो हम लोग इसको ऐसे बोलते हैं द WACC। क्या बोलेंगे सर? WACC मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक चैप्टर जो लोग ऑलरेडी कर चुका है बहुत अच्छा, जिनका नहीं हुआ वो बाद में करेगा। ठीक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत वाइटल टॉपिक है सर। ठीक है, बहुत वाइटल टॉपिक है। WACC इज गिवन बाय, तो हमें ना यहाँ पर WACC कैलकुलेट करना है। WACC कैलकुलेट करने का क्या सिस्टम अपनाएंगे सर? बहुत सिंपल, KC। केसी मतलब WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ, इसको कैलकुलेट करने का बड़ा सिंपल टेक्निक है। वेटेड एवरेज करना पड़ता है वेट ऑफ डेब्ट इनटू कॉस्ट ऑफ डेब्ट प्लस वेट ऑफ इक्विटी इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब यहाँ पर अगर प्रेफरेंस वाला होता, ठीक है, बैंक लोन होता, तो सभी का अलग अलग से हो जाता, बट यहाँ पर ज्यादा कुछ है नहीं, डेब्ट है और इक्विटी है, तो वेट ऑफ डेब्ट और वेट ऑफ इक्विटी और उसको कॉस्ट के साथ इंटू करना है। अब ये बहुत सिंपल सॉल्व हो जाएगा सर। हमारा कितना था? 400:400 है ना, मतलब 400 का डेब्ट था और 400 का इक्विटी था, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको? 50-50 ना, मतलब 1:1। यही रेशियो था ना, 1:1 रेशियो था ना, मतलब दोनों आधा आधा। टोटल 800 लाख में 400-400 करके था, तो टोटल में डेब्ट कितना है? डेब्ट भी 50% है। ऐसे ही करते हैं ना, 1 मतलब टोटल हो गया 2, 1/2, तो डेब्ट है हाफ, इक्विटी है हाफ, तो डेब्ट हो गया 0.5 और कॉस्ट ऑफ डेब्ट कितना है आफ्टर टैक्स में ऑलरेडी निकाल लिया था। अब देखो ओरिजिनली KD कितना था, ध्यान से याद करो, मैंने एग्जांपल में क्या दिया था, ओरिजिनल KD कितना था? 15%, ये ओरिजिनल था। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, इसको आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट कर दिया। सर केडी तो 9% होगा ना? यस सर, क्यों? बिकॉज कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो आफ्टर टैक्स है ना, तो एक आइटम बिफोर टैक्स और एक आइटम आफ्टर टैक्स कैलकुलेशन तो नहीं हो सकता। जैसे बचपन में आप लोग सेकेंड, मिनट, घंटा, आवर आवर का क्वेश्चन करते थे क्लॉक का, तो उसमें सेकेंड का इक्वेशन और मिनट का इक्वेशन थोड़ी ना मैच करा सकते हैं। या तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो, या तो सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करो, या तो मिनट को आवर में कन्वर्ट करो, या तो आवर को मिनट में कन्वर्ट करो, तब ना जाके बनता था सर। वैसा ही अप्रोच यहाँ पर भी लेना होगा। आफ्टर टैक्स को सबसे बेस्ट है, जो बिफोर टैक्स है उसे आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट, क्योंकि इक्विटी तो आफ्टर टैक्स है ही ना सर, इसीलिए डेब्ट को ही आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करने का प्रैक्टिस ज्यादा अपनाया जाता है। तो 0.5 इंटू 9, ठीक है, और इधर हो जाएगा 0.5 इंटू 24। तो मुझे बता दो सर, इसका हो जाएगा 4.5% और इसका हो जाएगा 12। ठीक है, तो कुल मिला के आपका हो जाएगा 16.5%, है ना। दिस इज योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब मार्केट से 800 लाख जो आपने उठाया उसका कॉस्ट चाहिए 16.5%। मतलब आपको एनुअल लेवल में इतना रिटर्न तो जुगाड़ करके देना ही होगा। मतलब 800 लाख का 16.5% सिंपल लेवल में करो आप, सिंपल लेवल में 800 का 16.5% कितना होता है?
132। 16.5 132 करोड़ है ना सर? नहीं 132 करोड़ नहीं, ये कितना हो जाएगा 800 लाख मतलब 1 करोड़ है, सॉरी 8 करोड़ है, तो मोटा मोटी 13 लाख समथिंग का, 13,200,000 के आसपास का आपको इंटरेस्ट तो भरना ही पड़ेगा। मतलब इतना तो आपका कैपिटल का कॉस्टिंग है, तो कुछ करो ना करो इतना तो अर्निंग कर ही लो सर। बात समझ में आ रहा है कि केसी क्यों इंपॉर्टेंट है? স্যার এটা 1,32,00,000 হবে। इक्विटी 32, अच्छा हाँ 8 करोड़, 8 करोड़ का 16.5, यस 1 करोड़ 32 1.32 करोड़, यस सर, सॉरी नॉट 13 लाख, सॉरी सर, इक्विटी 32 लाख, ठीक है 1 करोड़ 32 लाख, इतना तो आपको अर्न मतलब रिटर्न कमाना ही पड़ेगा इन्वेस्ट करके, मतलब रिटर्न चाहिए ही चाहिए आपको एक्स्ट्रा, 800 लाख तो चाहिए ही, प्लस 16.5%। अगर इतना नहीं कर पाओगे तो बिजनेस सर्वाइवल कभी नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है सर? कम से कम इसका मतलब ये होता है, दिस मीन्स दैट KC equals to 16.5% रिप्रेजेंट बहुत वाइटल बात करने जा रहे हैं सर, 99% बिजनेस फेलियर इसीलिए होता है। KC 16.5% represent the minimum return required। मिनिमम रिटर्न रिक्वायर्ड फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। मतलब हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था 400 400 800 लाख लगा के, कुछ इक्विटी कुछ डेब्ट लेके, जिसका वेटेड कैपिटल कॉस्ट पड़ रहा है 16.5%, ये 16.5% तो हमको मिनिमम रिटर्न चाहिए ही चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया KC 16.5% रिप्रेजेंट द मिनिमम रिटर्न रिक्वायर्ड फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। एंड अब जा रहे हैं सर इन्वेस्टमेंट डिसीजन की तरफ। एंड द प्रोजेक्ट वुड बी वायबल। ध्यान से सुनना, ये वर्ड यूज किया जाता है वायबल, जिसको हम लोग ना और एक लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं। वायबल को हम लोग एक्सेप्टेबल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक्सेप्टेबल। द प्रोजेक्ट वुड बी एक्सेप्टेबल ओनली, ओनली पॉइंट टू बी नोटेड, if it is expected to generate return, generate a post tax return, टैक्स देने के बाद, that is greater than KC। टैक्स देने के बाद हमें ग्रेटर देन KC, मतलब KC कितना है 16.5, मतलब मुझे इस प्रोजेक्ट में 16.5% से ज्यादा रिटर्न चाहिए सर। अगर मेरा प्रोजेक्ट 16.5% से ज्यादा रिटर्न जनरेट कर सकता है तो ये प्रोजेक्ट को लेके मुझे आगे बढ़ना चाहिए, अदरवाइज मुझे प्रोजेक्ट को छोड़ देना चाहिए सर। ठीक है, समझ में आया रे अभी तक का बातें? अब इस তাহলে স্যার 800 তাহলে স্যার 800 টাকা ক্যাপিটাল ধরে তাহলে তার উপর 65% দেখতে হবে যতটা नहीं ইনভেস্ট। सर, नहीं सर ऐसा नहीं, अब इसको अलग अलग टेक्निक के थ्रू से आपको करना है, इतना इजी थोड़ी है। अब देख कुछ इस तरह से आपको करना है, जैसे एक टेक्निक मैं हल्का से आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, बाकी सारा टेक्निक मैं नेक्स्ट क्लास से ऑनवर्ड्स डिस्कस करूंगा। यही टेक्निक के बारे में डिटेल्स चर्चा करूंगा। अगर मैं एनपीवी टेक्निक यूज करूँ, नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक, तो ये नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक हमें किस तरह से हेल्प करेगा ये देख लेते हैं। सर मेरा मिनिमम रिटर्न कितना चाहिए मुझे 16.5%, तो 16.5% हो जाएगा मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है 16.5%, तो इसको मैं आई मान के चलूंगा। ठीक है, मेरा प्रोजेक्ट जो है, मेरा प्रोजेक्ट आज मैं 0 लेवल में खड़ा हूं, मतलब 0 ईयर में 1 2 3, ठीक है 3 साल तक मुझे आगे बढ़ना है। मेरा एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि मैं बजट बना रहा हूँ 500 लाख मुझे, अच्छा मैं 0 ईयर में मैंने कितना डाला सर 800 लाख, मैंने 0 ईयर में 800 लाख डाला। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि फर्स्ट ईयर मुझे 500 लाख मिलेगा, सेकंड ईयर मुझे 400 लाख मिलेगा एंड थर्ड ईयर मुझे 600 लाख मिलेगा। ठीक है, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है।
अब अगर ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है और 16.5% मेरा मिनिमम रिटर्न क्राइटेरिया है सर, ठीक है, तो मैं भी ये देखूंगा ये जो 500 लाख मुझे एक साल बाद मिलेगा 16.5% रेट में। आप ये हिसाब लगाओ 500 लाख का आज का वैल्यू कितना है, बात समझेगी नहीं? 16.5% रेट में, एरो को थोड़ा हटा दो तो, एरो कॉन्सेप्चुअल, एरो को ऐसा बनाओ सर, 16.5% रेट में 500 का आज का वैल्यू मतलब 0 ईयर का वैल्यू, 16.5% रेट में 400 का आज का वैल्यू, एंड 16.5% रेट में 600 का आज का वैल्यू। तब जाके आपका ये प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल होगा कि रिजेक्ट होगा पता लगेगा एनपीवी के थ्रू से। कैसे निकालोगे ये 500 लाख एक साल बाद का आज का वैल्यू कैसे पता लगाओगे सर? इसमें लिए ये 16.5% आपके लिए इन्फ्लेशन है, 16.5% इज जस्ट लाइक ए इन्फ्लेशन है आपके, मतलब इतना तो आपको चाहिए क्योंकि आपका प्रोजेक्ट का खर्चा इतना है, ठीक है? तो 16.5% रिटर्न तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ सर, यही टाइम वैल्यू ऑफ मनी टेक्निक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी टेक्निक यही एक्चुअली हमें सिखाते हैं। तो क्या सिखा रहा है हमें? 16.5% 16.5 रेट में इसको हम लोग डिस्काउंट कर देंगे सर, ठीक है? मतलब 500 का प्रेजेंट वैल्यू चाहिए ना, तो 16.5 के रेट में 16.5 डिवाइड कर देंगे इसको, 16.5% रेट में इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो कितना साल? एक साल, ठीक है? एक बार इक्वल मैंने दिया, ठीक है? अब एक इक्वल में मेरा जितना वैल्यू आ रहा है इसको मैं 500 के साथ इंटू कर दूंगा। नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ हो गया। तथा कितना आ रहा है कैलकुलेटर में তিন करके বছর তো স্যার 316.22, তারপরেরটা স্যার 252.97 আর লাস্টেরটা স্যার 379.46। गलत हुआ सर, गलत हुआ। 500 को एक साल के लिए, 400 का 2 साल के लिए और 600 का 3 साल के लिए, ये कैलकुलेशन होगा। अच्छा इस तरह से होगा सर, मैंने थोड़ा सा गलत टाइप कर दिया। 16.5 को सबसे पहले ना अब डिवाइड करो 100 से, फिर आप इसे प्लस करो 1 से, तो 1.165 होगा, फिर इसे आप डिवाइड करो और फिर एक इक्वल का वैल्यू निकालो, फिर इसे आप 500 के साथ इंटू करो, तो आपका वैल्यू आएगा 429 करोड़ का, सॉरी 429 लाख का। मतलब 500 लाख जो अभी जो आपको 1 ईयर बाद मिलेगा, 1 ईयर लेटर, 1 ईयर लेटर जो आपको 500 लाख का आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो 16.5% के इन्फ्लेशन रेट में, ठीक है? 16.5% कॉस्टिंग के रेट में या इन्फ्लेशन के रेट में उसका टुडेज वैल्यू, ठीक है? टुडेज वैल्यू मतलब 0 ईयर में टुडेज वैल्यू हो जाता है 429 लाख। मतलब जो आपको 500 लाख दिख रहा है वो एक्चुअल में 500 नहीं है, एक्चुअल में 429 है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट और 16.5 है तो। হ্যাঁ স্যার 429.18 আর 294.71 আর 379.46। वेरी गुड सर। अब ये मैंने आपको पहले 500 का एक साल बाद में आपको जो 500 दिख रहा था उसका वैल्यू निकाल के दिया। सिमिलर पैटर्न में आप दूसरा वाला में निकालो। देखो सर ये टाइम वैल्यू मनी टेक्निक यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है? ये बेसिक कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग टेक्निक चल रहा है, यही बात मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था। देखो अगर आप 400 टका इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब सॉरी अगर आप 800 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको लग रहा है कि सेकेंड ईयर में 400 लाख आएगा, तो इसको कैसे हम सोच रहे हैं सर? 16.5% को एक्चुअली हम लोग तोड़ रहे हैं सर, 16.5%। तो 16.5% को सिंप्लीफाई करो ना, 16.5 डिवाइडेड बाई 100, क्या ऐसा बोल सकते हैं संपल, स्नेह बोलो, नील, क्या 16.5 को हम लोग सिंप्लीफाइड करके ऐसा कर सकते हैं 16.5/100? अरे कर सकते हैं या ना? हाँ सर। है ना? हाँ सर, तो बस वही कर रहे हैं, 16.5 डिवाइडेड बाई 100 कितना हुआ? कैलकुलेटर मुझे बता रहे 0.165, ठीक है? अब ये 0.165 क्या हुआ बोल दो, मतलब 1 रुपी अगर मैं इन्वेस्ट करूं तो एक्चुअली मैं इसको डिवाइडेड बाई 100 करके 1 के बेसिस में निकालू। अगर मैं 1 रुपी इन्वेस्ट करूं तो मुझे 0.165 में इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इसके साथ मैं +1 कर देता हूँ। तो जब मुझे टोटल रिटर्न मिलेगा तो मुझे 1 टका डालने से 1 टका तो मिलेगा ही, 1 टका के साथ साथ
1 टका 16 पैसा, मतलब 165 पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा, है ना? यही तो मतलब है। अब ये जो 1.165 है, इससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, इसको एक्चुअली बोलते हैं डिस्काउंट फैक्टर। ये जो मैं आपको निकाल के दे रहा हूं ना सर, इसे डिस्काउंट फैक्टर कहते हैं, ठीक है? या फिर पीवीआईएफ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं सर? प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। तो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कैलकुलेट करने का जो सिस्टम है वो है 1.165, जो मेरा कैलकुलेटर दिखा रहा है, इसे हम डिवाइड कर लेंगे और जितना साल के लिए है। अब देखो 400 मुझे चाहिए ना, हेलो, हमें क्या चाहिए? ये जो 400 मुझे आज दिख रहा है, 2 साल बाद दिख रहा है, इसे हमें प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है? सबको मुझे प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है। तो 1.165 को मैं मुझे प्रेजेंट में अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो क्या आएगा? डिवाइड डिवाइड करके इक्वल में मैं 2 बार करूंगा। क्यों? क्योंकि टू द पावर 2 आएगा। अब ये जो मुझे 2 बार करना पड़ा, जिसमें मुझे जो वैल्यू आया, इसको मैं इंटू कर दूंगा 400 के साथ। ये बेसिकली फॉर्मूला है सर, ठीक है? लेकिन मैं अभी फॉर्मूला पे नहीं जा रहा हूँ। कहाँ फॉर्मूला बताएंगे आपको? आप लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्लास करोगे ना, वहां पर आपको सारा फॉर्मूला पता चल जाएगा। हाँ बोलो बोलो सर बोलो। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर। কিছু বুঝতে পারলাম না, তো নেটওয়ার্কটা খুব ইস্যু আছে। স্যার ওই কার্সারের যে সাইডে যেটা রয়েছে না স্যার, আপনার কার্সারের অপশন গুলো, ওগুলো একটু নিচে দিয়ে করে দিন। সব তো ঠিকই আছে, তোর মনে হচ্ছে আটকে গেছে কোনো কারণে। না স্যার, ক্যালকুলেটর দিয়ে যান স্যার আপনি। ক্যালকুলেটর নেই আমার স্ক্রিনে। হ্যাঁ নিয়ে যান আপনি একবার ক্যালকুলেটরটা। হ্যাঁ রাইট হ্যান্ডে রাখুন না। जिन लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा है, उनको मैं बस इतना बोलूंगा कि आप लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्लास एक बार रिवाइज या एक बार अच्छे से देख लो, ठीक है? ये मतलब बहुत ही बेसिक फाइनेंस का बहुत बेसिक्स एरिया है। ये अगर किसी का क्लियर हो जाए ना, तो ये कोई भी क्वेश्चंस में ये अपना दम दिखा सकता है, ठीक है? शेयर कर लूंगा, मुझे जस्ट बताना, मैं आपको व्हाट्सएप में लिंक शेयर कर दूंगा, आप एक बार जरूर टाइम वैल्यू मनी देख लीजिएगा। सिमिलर टेक्निक में, তাহলে স্যার পাঠিয়ে দেন। हाँ पाठिए दो। सिमिलर टेक्निक में 1.165, उसी टेक्निक में इसका भी डिवाइड डिवाइड करके 3 बार इक्वल मार दीजिए और उसके साथ इंटू कर दीजिए 600 का। मतलब जो आपको 3 साल बाद 600 दिख रहा है ना, उसका आज का वैल्यू है 379.47 करोड़। अब ये तीनों को ना टोटल कर लीजिए, देखो टोटल करके आपका आ जाएगा 1103.36। और आपने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने किया था ना, इससे आप बोलोगे प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है? इससे आप बोलोगे प्रेजेंट वैल्यू, और आपने जो इनिशियली इन्वेस्टमेंट किया था, प्रेजेंट वैल्यू से इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस कर दो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका है 800 लाख का, तो 1103 से 800 चला जाएगा तो आपका होता है 303.36 लाख का, ठीक है? और इसे हम बोलेंगे एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नॉर्मल माना जाता है कि अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है? इफ पॉजिटिव देन वी कैन इन्वेस्ट नॉर्मली, ठीक है? जनरल आइडिया यही है कि इफ एनपीवी इज पॉजिटिव, then we can invest in the project। अब पॉजिटिव मतलब 1 रुपये भी होगा तो भी कर सकते हैं, लेकिन बात ऐसा है कि जब आपके पास प्रोजेक्ट एक, मतलब प्रोजेक्ट तो नॉर्मली जब एनपीवी का ना नॉर्मली कंपेयर किया जाता है कि कौन से प्रोजेक्ट में पैसा डालना, ए प्रोजेक्ट की, बी प्रोजेक्ट की, सी प्रोजेक्ट, तो जिसका एनपीवी हाई होता है उसी को लिया जाता है। बट अगर आपके पास कंपेयर करने का कुछ ना मिले तो आप एनपीवी पॉजिटिव होने से ही उसको चूज कर सकते हो, ठीक है? तो मैंने जस्ट आपको एक आइडिया दिया कि क्योंकि यहाँ पर एनपीवी पॉजिटिव रहा है, 303 लाख का पॉजिटिव वैल्यू है, तो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने में दिक्कत नहीं है, ठीक है? बट अगर ये नेगेटिव होता तो आपको प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए स्टार्टिंग, ठीक है? ऐसा ही वेरियस टेक्निक के ऊपर बात करेंगे सर, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताने का कोशिश कर रहा था। ये एनपीवी का मैंने आपको झलक दिखाया, ठीक है?
मैंने जस्ट आपको एनपीवी का झलक दिखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड में आपको एनपीवी का डिटेल्स डिस्कशन करना है। एनपीवी में आपको डिस्काउंट रेट कैसे यूज करना है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे यूज करना है। बट एक बात मैं आप सभी को बोल दे रहा हूँ, जिन लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी टेक्निक के साथ जिन लोगों का कनेक्शन प्रॉपरली नहीं है, उनको मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी का लेक्चर शेयर करता हूँ। बिल्कुल कंजूसी ना करके सारा का सारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का लेक्चर्स अच्छे से गो थ्रू करके रखना, ताकि फिर मतलब एक भी कैलकुलेशन आपको दिक्कत ना हो सर। क्योंकि जिनका टाइम वैल्यू ऑफ मनी गड़बड़ा जाएगा, उनका मतलब कैपिटल बजटिंग में दिक्कत होगा सर। इसीलिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी का सारा क्लास एक बार गो थ्रू करके रखे, ठीक है। आज का क्लास में इतना ही रखूंगा। आई होप कि आप लोगों को इन्वेस्टमेंट डिसीजन टेक्निक समझ में आ रहा है, और किस तरह से डिटेल्स में इन्वेस्टमेंट डिसीजन टेक्निक को समझा जाता है उसका भी आइडिया आप लोगों को लग रहा है। बाकी जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा, मैं इतना आपको जरूर बोल सकता हूँ कि बड़ा से बड़ा बिजनेस का भी आइडिया फॉर्म आप कर सकते हो, ठीक है। এই বোঝা গেল? স্যার টাইম ভ্যালুর মানে এটা পাঠিয়ে দেবেন তো স্যার হ্যাঁ, টাইম ভ্যালু মানিটা আমি পাঠিয়ে দেবো, আজকেই পাঠিয়ে ওটা দেবো। আমাকে পাঠিয়ে দেবেন। ঠিক আছে, তোদেরকে পাঠিয়ে দেবো টাইম ভ্যালু। ओके सर, आज इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में बाकी बात करेंगे। গুড নাইট স্যার, বাই। ओके, गुड नाइट सर, टाटा। গুড নাইট স্যার, বাই। गुड नाइट सर, गुड नाइट। স্যার हाँ